एपिसोड 371 अध्याय 371 बाल बाल बचना ट्विन फैन ग्रह बाहरी आवास वलय लियो का अपार्टमेंट सुबह सुबह फ्रेडरिक का दृष्टिकोण तारांकन क्लिक। फ्रेडरिक ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि गलियारे पर किसी की नजर न पड़े। उसने पीछे मुड़कर एक संक्षिप्त नजर डाली, फिर पतले काले दस्ताने पहने और चुपचाप सधे हुए कदमों से अपार्टमेंट के अंदर चला गया। लियो स्काईशेड हमेशा की तरह ठीक 6:30 बजे अपनी सुबह की नियमित जॉगिंग के लिए बाहर गया था, जिससे फ्रेडरिक को बिना किसी बाधा के उस जगह की छानबीन करने के लिए पूरे 90 मिनट का समय मिल गया। उसने सबसे पहले स्पष्ट चीजों से शुरुआत की, तकिए उठाए, दस्ताने पहने हाथ से गद्दे के नीचे हाथ फेरा और छिपे हुए हिस्सों या कपड़े के उभारों की तलाश में किनारों पर हल्के से दबाया। बिस्तर के फ्रेम के हर कोने को इस तरह से बारीकी से जांचा जैसे उसने ये काम पहले भी हजारों बार किया हो। फिर बारी आई फ्रेम की, जिसके लिए वो नीचे झुक गया और लकड़ी के नीचे हाथ फेरते हुए, अपनी उंगलियों को उसके निचले हिस्से पर फेरते हुए, खोखली आवाजों या अंदर धसी हुई सीलों की आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। अलमारी की ओर बढ़ते हुए उसने उसे धीरे से खोला और उसी व्यवस्थित सावधानी से निरीक्षण शुरू किया। लियो के वस्त्रों की सिलवटों में अपनी उंगलियां फिराते हुए, अस्तर को महसूस करते हुए और कपड़े के किनारे को धीरे से खींचते हुए, फिर ऊपरी शेल्फ पर अकेले पड़ी एक छोटी गोलाकार चाबी की चेन को उठाया। उसने उसे अपनी हथेली में घुमाया, उसका वजन और सतह की बनावट पर ध्यान दिया, फिर उसे चारों ओर से दबाने की कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि वो खुल जाएगा या कोई छिपा हुआ तंत्र प्रकट होगा। लेकिन वस्तु निष्क्रिय रही, उसमें किसी भी तरह के विरूपण का कोई संकेत नहीं दिखा, क्योंकि जहां तक वह बता सकता था, वह बिना किसी माना चिन्ह के एक साधारण चाबी का गुच्छा ही प्रतीत हो रहा था। उसने चेन को ठीक उसी जगह पर वापस रख दिया जहां वह पहले थी, उसे सही ढंग से व्यवस्थित किया और उसे यथासंभव स्वाभाविक रूप से टिकने दिया। फिर अपना ध्यान अलमारी में लटके खंजरों की ओर मोड़ दिया। उसने तलवारों के मूठों को हाथों से पकड़ा, प्रत्येक ब्लेड को धीरे से उठाया और अपनी उंगलियों के पोरों पर थपथपाकर छिपे हुए कक्षों या माना सील किए गए चैनलों को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उनमें सब कुछ मानक और अपरिवर्तित प्रतीत हुआ। इसके बाद वह बाथरूम की ओर बढ़ा, जहां उसने शावर कैप खोला, पास झुककर एक एक करके हर टाइल को हल्के दबाव से थपथपाया और यह सुनिश्चित किया कि वे ठोस, स्थिर और किसी भी तरह के मायाजाल से मुक्त हैं। नाली का ढक्कन उठाया गया, भीतरी परत की जांच की गई और फिर भी किसी भी छिपी हुई या असामान्य चीज का कोई संकेत नहीं मिला। जब वह वापस मुख्य कमरे में आया तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई थीं, क्योंकि उसने एक बार फिर लगभग खाली कमरे को देखा और पाया कि वहां कोई भी बड़ी वस्तु नहीं थी जो उस टेलीविजन के आकार के पैकेज का कारण हो सकती थी जो लियो को एक दिन पहले मिला था। अपार्टमेंट में ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी जो डिलीवरी के आकार से मेल खा सके। न ही फर्नीचर के पीछे कुछ छिपा हुआ था और न ही दीवार के सहारे रखा हुआ था, और इससे केवल एक ही संभावना बचती थी, लियो ने या तो पैकेज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, या अधिक संभावना है कि उसने इसे अपने स्टोरेज रिंग के अंदर छिपा रखा था। और हालांकि किसी कीमती वस्तु को अपने निजी भंडार में रखना अपने आप में संदिग्ध नहीं था, फिर भी इससे संदेह जरूर पैदा हुआ, क्योंकि अगर लियो को कोई इतनी बड़ी चीज मिली होती जिसे वो हर समय अपने साथ रखता, तो गिल्ड को उसे वॉल्ट तक पहुंच प्रदान करने से पहले उस स्टोरेज रिंग का निरीक्षण करने की आवश्यकता होती। मैं लड़के को पूरी तरह से बरी तो नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मुझे पता है वो कोई खतरा नहीं है। वो थोड़ा अजीब है, पर उसकी उम्र के सभी बच्चे अजीब ही होते हैं, फ्रेडरिक ने सोचते हुए लियो के अपार्टमेंट से उसी सावधानी से बाहर निकला जिस सावधानी से वो अंदर आया था, और उसने अपने द्वारा बनाई गई अस्थायी चाबी से दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वहां उसके होने का कोई निशान न रह जाए। इसी बीच लियो, जिसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पर नजर रखी जा रही है, एक सफल सुबह की सैर के बाद संतुष्टि का अनुभव करते हुए वापस लौटा, जहां उसने हवा में गुलाबी रंग की 2 और नीले रंग की एक लकीर देखी। उसने फ्रेम और पत्रों को अपने अपार्टमेंट के बजाय अपने स्टोरेज रिंग में रखा था, क्योंकि वह इस तरह की चीजों को खुले में छोड़ने को लेकर बहुत आशंकित था, जहां कोई भी उन्हें ढूंढ सकता था। लेकिन उसने गेंद को अपने साथ नहीं लिया, क्योंकि वो अदृश्य और हानिरहित थी। सौभाग्य से उसकी अत्यधिक सावधानी उसके लिए लाभकारी सिद्ध हुई, क्योंकि उसके अपार्टमेंट में तोड़फोड़ होने के बावजूद उसे खतरे के रूप में चिन्हित नहीं किया गया, जिससे उसे गहन जांच के दायरे में होने के बावजूद कुछ और दिनों की स्वतंत्रता का आनंद लेने की अनुमति मिली। अनलॉक करें जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में वापस आया, वो कुछ ही क्षण पहले यहां चलाए गए तलाशी अभियान से पूरी तरह अनजान रहा, क्योंकि फ्रेडरिक ने अपने निशान मिटाने का शानदार काम किया था। अब कसरत करने का समय है, फिर नहा लेंगे, उसने सोचा, जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे और पुशअप्स करने के लिए फर्श पर लेट गया, जबकि फ्रेडरिक एंटोनियो के लिए अपनी रिपोर्ट टाइप कर रहा था। गुनगुनाहट एंटोनियो की डेस्क में लगे एम्बेडेड डेटा स्लेट पर फ्रेडरिक का एक संदेश चमक उठा, जिसे वह आगे झुककर धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक पढ़ने लगा।
मैंने अपार्टमेंट की पूरी तरह से तलाशी ली और मुझे कोई अवैध जादू टोना, कलाकृतियां या किसी पंथ से संपर्क का कोई सबूत नहीं मिला। दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं सामान्य प्रतीत होती हैं, वस्त्र, हथियार, व्यक्तिगत स्वच्छता की वस्तुएं और एक गोलाकार चाबी का गुच्छा जिसमें कोई माना सिग्नेचर या यांत्रिक ट्रिगर नहीं है। लड़का अकेले रहता है, अपने कमरे को सादा रखता है और उसे इस तरह से व्यवस्थित करता है जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। एक बात ध्यान देने योग्य है, मुझे अपार्टमेंट में ऐसी कोई बड़ी वस्तु नहीं मिली जो कल उसे प्राप्त हुई डिलीवरी के आकार से मेल खाती हो। साफ सुथरे लेआउट और ऐसी वस्तु को रखने में सक्षम किसी भी प्रकार के भंडारण फर्नीचर की अनुपस्थिति को देखते हुए ये संभावना है कि लड़के ने इसे अपने व्यक्तिगत भंडारण कक्ष में रखा होगा। यदि संभव हो तो तिजोरी तक पहुंच प्रदान करने से पहले पूरी रिंग की जांच करने की सलाह दी जाती है। फ्रेडरिक एंटोनियो पीछे की ओर झुककर बैठ गया और अपनी ठुड्डी के किनारे को 2 उंगलियों से रगड़ने लगा, क्योंकि उसके विचार उस समय की ओर लौट गए जब लियो पहली बार मुख्यालय में आया था। उसने लड़के से एक बार इसी दफ्तर में अपनी अंगूठी खाली करने के लिए कहा था और लियो ने बिना किसी प्रतिरोध के ऐसा कर दिया था। उस दिन उसने जो कुछ भी निकाला था उसकी उसने स्वयं जांच की थी, इसलिए अब वही अनुरोध दोहराना अत्यधिक लगेगा, शायद अपमानजनक भी। नहीं, अभी नहीं, एंटोनियो ने धीमी आवाज में कहा। मैं उसे डराना या उसे आगाह करना बिल्कुल नहीं चाहता। डिस्प्ले बंद करने से पहले उसने स्लेट की कांच की सतह पर एक बार अपनी उंगलियां थपथपाई। उसका दिमाग पहले से ही समाधान की ओर बढ़ रहा था। वॉल्ट के अपने प्रोटोकॉल थे, पूरे शरीर की स्कैनिंग, माना सिग्नेचर स्वीप, इन्वेंटरी चेक, ये सभी उच्च स्तरीय क्लियरेंस के लिए मानक उपाय थे। अगर लियो ने वॉल्ट में प्रवेश करने की योजना बनाई थी तो उसे वैसे भी अपनी अंगूठी को फिर से खाली करना होगा, इस बार गिल्ड की देखरेख में और प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, इसलिए उसे बेतरतीब ढंग से ऐसा करने के लिए कहना शायद अनावश्यक था। सांस एंटोनियो ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, जिससे उसके शरीर से तनाव कम हो गया। लड़का काफी साफ सुथरा लग रहा है। मैं उसकी जांच प्रक्रिया को सामान्य से भी अधिक सख्त करने के लिए कहूंगा, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं उसे प्रवेश करने दे सकता हूं। वो खड़ा हुआ और चौड़ी खिड़की की ओर चलने लगा। उसकी निगाहें एक बार फिर गिल्ड के मुख्य टावरों पर टिकी थीं, क्योंकि सुबह की पहली किरणें उन्हें चांदी नीले रंग में रंग रही थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं उसे रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं उसे हमें बेवकूफ बनाने का एक भी मौका नहीं दूंगा। क्योंकि अगर लियो स्काईशेड वाकई किसी खतरनाक चीज की तलाश में था, एंटोनियो ये सुनिश्चित करेगा कि उसके सफल होने से पहले ही गिल्ड उसकी योजनाओं को समझ ले। अध्याय 372 बहुप्रतीक्षित वीडियो कॉल, ट्विन फैंग ग्रह, बाहरी आवास वलय, लियो का अपार्टमेंट। 2 दिन बाद धड़ाम 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 लियो की पीठ ऊपर की ओर झुकी और फिर वह दोबारा फर्श पर गिर पड़ा। उसकी सांसें स्थिर और लयबद्ध थीं, क्योंकि उसने सिट अप्स का एक और सेट पूरा किया। उसके कनपटी से पसीना टपक रहा था, जो उसकी कॉलरबोन के गड्ढे में जमा हो रहा था, लेकिन उसकी हरकतें धीमी नहीं हुई। पिछले 2 घंटों से लगातार प्रशिक्षण लेने के बावजूद उसकी गतिविधियों की विस्फोटक क्षमता में जरा भी कमी नहीं आई थी, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि समय स्थिर दुनिया में रहने के दौरान उसके शरीर में कितना जबरदस्त सुधार हुआ था, जहां परिवेशीय माना सामान्य से कहीं अधिक सघन था और इसने उसके शारीरिक विकास को गति दी थी, खासकर ये देखते हुए कि थकान शुरू होने से पहले उसकी पिछली सीमा मुश्किल से 45 मिनट तक पहुंचती थी। बज़ उसके बगल से अचानक हुई कंपन के कारण वह अपने अभ्यास की गिनती भूल गया, क्योंकि उसकी गर्दन अकड़ गई और उसने सिट अप्स करना बंद कर दिया। ये कंपन उसके व्यक्तिगत संचार क्रिस्टल से आ रहा था, जिसे उसने प्रशिक्षण शुरू करने से पहले अपने पास स्थापित कर लिया था, क्योंकि आज वो दिन था जब मो फैन ने उसे उसके परिवार के साथ वीडियो कॉल करने का वादा किया था, ताकि उसे ये दिखाया जा सके कि उसने जो मांगें रखी थी उन्हें वास्तव में पंथ द्वारा पूरा कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह वही कॉल है, उसने प्रार्थना की और संचार क्रिस्टल की ओर हाथ बढ़ाकर कनेक्शन स्थापित करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रवाहित किया। गड़गड़ाहट जब आखिरकार कॉल कनेक्ट हुई तो उसके पेट में उत्सुकता से गुदगुदी होने लगी। वो अपने चेहरे पर मुस्कान मुश्किल से छिपा पा रहा था। हालांकि दूसरी तरफ उसने जो चेहरा देखा वह वैसा नहीं था जैसा वो उम्मीद कर रहा था। उन्हें अपने परिवार के किसी सदस्य को देखने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उनका सामना एक अपरिचित वर्दीधारी व्यक्ति के चेहरे से हुआ, जिसका जबड़ा चौकोर था, जिसका हाव भाव सैन्य जैसा था और जिसका लहजा बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता था। इस तरफ आपकी आवाज और वीडियो दोनों म्यूट है, इसलिए इशारे करना या जोर जोर से चिल्लाना व्यर्थ होगा। मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो केवल देखने के लिए है, उस व्यक्ति ने सपाट लहजे में कहा और फिर अपने हाथ में पकड़े हुए गोले को घुमाया, जिससे दृश्य उसके चेहरे से हटकर हरे भरे पहाड़ों और किलेबंद दीवारों के बीच स्थित एक विशाल 4 दीवारी वाली संपत्ति पर केंद्रित हो गया। ये संपत्ति वोर्थास की राजधानी के बीचों बीच बनी है,
सैनिक ने अपने बूटों की तेज आवाज के साथ पत्थर पर खटखटाते हुए कहा, 250 साल पहले ये ड्रैगन डेरिक की जागीर हुआ करती थी। अब यह आपके अनुरोध पर स्काईशेड परिवार की है। लियो सहज रूप से और करीब झुक गया। उसकी आंखें उसके सामने घटित हो रहे दृश्य पर टिकी हुई थीं, क्योंकि वह अपने नए घर के नजारे का आनंद ले रहा था। यह विंटेज शैली का था, जिसमें बहुत सारी हरियाली और मूर्तियां थीं, और पहली नजर में यह काफी बड़ा लग रहा था। बुरा नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। उसके होंठ थोड़े से खुले लेकिन बिना कोई आवाज किए। कदम कदम उसने सैनिक को सैन्य लय के साथ मार्च करते हुए देखा। जैसे ही एक एक करके उसके लिए कुछ सुरक्षा द्वार खुले, जिससे वो बिना किसी बाधा के एस्टेट परिसर में प्रवेश कर सका। सलाम सलाम। रास्ते में मौजूद अन्य सैनिकों ने उस व्यक्ति के गुजरते ही सावधान मुद्रा में खड़े होकर सलाम किया। हालांकि उसने सलाम का जवाब नहीं दिया। वो बस बिना हिचकिचाए एक एक कदम बढ़ाते हुए चलता रहा, जब तक कि वह एक छोटी सी सीढ़ी चढ़कर हवेली के बरामदे में नहीं पहुंच गया। वहां छायादार छज्जे के नीचे पुराने लकड़ी के झूले पर एक महिला शांत सधे हुए स्ट्रोक से एक ब्लेड को तेज कर रही थी। उसकी हरकतें सहज और बेफिक्र थीं। उसकी आंखें क्षण भर के लिए ब्लेड पर एक नजर डालने के लिए उठती थीं और फिर वापस अपने हाथों में मौजूद स्टील पर लौट आती थीं। वो आलिया थी, उसके भाई की प्रेमिका। लियो की सांस गले में अटक गई। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई और उसके सीने में एक सच्ची और अनियंत्रित गर्माहट दौड़ गई। कभी बेदाग काले रहे उसके बालों में अब चांदी जैसे बाल दिखाई देने लगे थे, जो इस बात के धुंधले संकेत थे कि पिछले 2 साल शायद उसके लिए क्रूर रहे थे। फिर भी उसका हावभाव दृढ़ बना रहा, उसका हौसला नहीं झुका, और वो कमोबेश स्वस्थ और मजबूत दिखाई दे रही थी। सिपाही ने कुछ सेकंड के लिए रुककर उसे दिखाया, फिर अपना दौरा जारी रखा। वह हवेली के चौड़े गलियारे से होते हुए बैठक कक्ष में पहुंचा, जहां लियो ने उन दोनों को देखा, उसकी मां एलेना और उसके पिता जेकब। एलेना दुबली पतली लग रही थी। उसकी बाहें पहले से भी पतली थीं, और उसके पुराने वस्त्र के नीचे उसकी हड्डियों की आकृति साफ दिखाई दे रही थी। उसने जेकब का हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी उंगलियों के जोड़ पकड़ के कारण पीले पड़ गए थे, मानो उसे डर हो कि हाथ छोड़ने से वो गायब हो जाएगा। जेकब चुपचाप उसके बगल में बैठा था। उसकी दाहिनी आंख मोटे जालीदार पट्टी के नीचे छिपी हुई थी, जिस पर हल्के लाल और पीले रंग के धब्बे थे। एक न भरे हुए घाव के निशान कैमरे के सीमित कोण से भी स्पष्ट थे। उन्हें देखकर लियो की आंखों में नरमी आ गई। उसे अपनी मां के पास दौड़कर जाने और उन्हें वहीं गले लगाने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। साथ ही उसे अपने पिता की आंख के घाव को लेकर एक अजीब सी चिंता भी महसूस हुई, क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या उन्होंने अपनी आंख खो दी है या ये सिर्फ एक खरोंच थी। मुझे लगता है कि जल्द ही उनसे मिलने पर मुझे ये पता चल जाएगा। वे जीवित हैं, और अभी के लिए इतना ही काफी है, उसने सोचा। तभी फीड फिर से बदल गई और सैनिक अब हवेली के रसोई घर की ओर चलता हुआ दिखाई दिया। सिसलिंग जैसे ही सिपाही रसोई में दाखिल हुआ, लियो को एक तेज चटकने की आवाज सुनाई दी, क्योंकि अंदर एक बड़े कद का आदमी, जिसके बाल भूरे थे और जिसने एक गंदा एप्रन पहना हुआ था, एक खुले चूल्हे पर कुछ तल रहा था और साथ ही अपने कंधे पर बैठे एक छोटे से जीव से बहस कर रहा था। लियो ने पलकें झपकाईं, फिर धीरे से हंस पड़ा। उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक मुस्कान फैल गई थी जिसे वह रोक नहीं सका। मैं आपसे कह रहा हूं दादाजी, तेल पर्याप्त गर्म नहीं है। मछली को जितना ज्यादा गर्म करोगे, उसका स्वाद उतना ही कम होता जाएगा, डंपी ने अपनी नन्ही सी आवाज में शिकायत की। और मैं तुमसे कह रहा हूं चुप रहो। मैं तुम्हारे जन्म से पहले से मछली पका रहा हूं, बदमाश। बेन ने उसकी तरफ देखे बिना ही पलटते हुए गुस्से से जवाब दिया और उबलते हुए मांस को गुस्से से पलट दिया। लियो की हंसी तभी रुकी जब डंपी का छोटा सा उभयचर सिर सैनिक की ओर झुका और उसकी आंखें खतरे से तेज हो गईं। मैंने तुम्हारी मौजूदगी को बहुत देर तक बर्दाश्त कर लिया है, कमीने। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सिपाही ने धमकी का मौखिक रूप से जवाब नहीं दिया। उसने केवल उपहास किया और फिर रसोई से बाहर निकलकर उस गलियारे की ओर मुड़ गया जो ऊपर की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर खुलता था। कदम कदम वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। एक और बड़े गलियारे में पहुंचने से पहले उसने बाईं ओर मुड़कर एक बंद कमरे के पास पहुंचकर धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर प्रवेश किया। खटखटाहट खटखटाहट। उसने धीरे से दरवाजा धकेला, जिससे भूरे बालों वाली एक महिला एक अव्यवस्थित मेज पर बैठी हुई दिखाई दी। उसके बगल में एक ज्वाला की आत्मा मंडरा रही थी, क्योंकि वह एक पेचकस जैसे उपकरण का उपयोग करके किसी जटिल इंजन के अंदरूनी हिस्से को समायोजित कर रही थी। वो असमंजस भरी निगाहों से मुड़ी। कुछ चाहिए? उसने पूछा, लेकिन सिपाही ने बस अपना सिर हिलाया और चला गया, जिससे भूरे बालों वाली लड़की दरवाजा बंद होने से पहले ही अपने काम पर लौट गई। सांस फूलना। जब लियो ने अपनी प्रेमिका अमांडा की एक झलक देखी तो उसकी सांसें थम सी गईं, क्योंकि भले ही कैमरे ने उसे थोड़े समय के लिए ही दिखाया हो, लेकिन ये जानने के लिए काफी था कि वो ठीक है और हमेशा की तरह खूबसूरत दिख रही है।
उसे देखते ही उसके सीने में एक अनियंत्रित गर्माहट फैल गई और वो पूरी तरह से मूर्ख की तरह मुस्कुराने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बहुत जल्द मिलते हैं जानम, उसने सोचा, जैसे ही सिपाही आखिरी दरवाजे की ओर बढ़ा। ये दरवाजा बाकियों से अलग था, क्योंकि इस दरवाजे के बाहर चिकित्सकों, नर्सों और उपचारकों का एक समूह खड़ा था और पूरा स्थान तनाव से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। माफ कीजिए, सैनिक ने भीड़ को चीरते हुए कहा और मंद रोशनी वाले कमरे में प्रवेश किया, जहां एक ही पलंग था और उसके चारों ओर बहुत सारी मशीनें रखी हुई थीं। लियो की पुतलियां सिकुड़ गईं। बिस्तर पर ल्यूक लेटा हुआ था, दुबला पतला, धसी हुई आंखें, मुश्किल से सांस ले रहा था। उसकी पसलियां कसी हुई और रोगग्रस्त त्वचा के नीचे से स्पष्ट रूप से उभरी हुई थीं, जो गहरे धब्बों और कभी न भरने वाले मवाद भरे घावों से भरी हुई थी। उसकी गर्दन से लेकर बाहों तक घाव के निशान फैले हुए थे, जो मांस पर खुदे हुए दर्द की लताओं की तरह मुड़े हुए थे। लियो उठ खड़ा हुआ। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो ऐसा कर चुका है। उसकी मुठियां भींच गईं और एक पल के लिए उसके हाथ में मौजूद क्रिस्टल कांप उठा, अस्थिर ऊर्जा से झिलमिला उठा, क्योंकि उसके भीतर का प्रचंड क्रोध उसकी आभा में समा गया था। सैनिक कमरे में केवल उतने ही समय के लिए रुका जितने समय में वो लियो को ये दिखा सके कि ल्यूक जीवित है, और फिर वापस बाहर चला गया। हमारी तरफ से समझौता पूरा हो चुका है। आपका मिशन पूरा होने के बाद आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, सैनिक ने हमेशा की तरह सपाट स्वर में कहा और भावहीनता से कॉल काट दी। लियो के हाथों में मौजूद क्रिस्टल बॉल कनेक्शन कटते ही काली हो गई। मेरे भाई को क्या हुआ? लियो ने धीरे धीरे कहा। उसके सीने में धधकती जानलेवा भावना एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार थी, और एक शक्तिशाली खून जैसे लाल रंग की आभा ने उसे घेर लिया, जो पहले कभी उसके साथ नहीं हुई थी। इस क्षण लियो को आखिरकार समझ में आ गया कि उस पंथ ने कॉल को म्यूट करने का फैसला क्यों किया था, क्योंकि यह एक ऐसी बातचीत थी जो शायद वे अभी उनके साथ नहीं करना चाहते थे। अध्याय 373 चेतावनी, ट्विन फैंग प्लेनेट, आउटर हाउसिंग रिन, लियो का अपार्टमेंट। कमरे को घेरने वाला गहरा लाल रंग किसी अनियंत्रित तूफान की तरह धड़क रहा था, बेकाबू और अराजक, जैसे वह अपार्टमेंट की दीवारों को चाट रहा हो, मानो कुछ भी निगलने के लिए तड़प रहा हो। कुछ भी। लियो इसके बीच में खड़ा था। उसकी मुठियां इतनी कसकर भींची हुई थी कि जहां उसके नाखून मांस में धंसे हुए थे, वहां से खून की हल्की बूंदें रिसने लगी थी। उसकी सांसें अनियमित और तेज थीं, मानो उसकी हर सांस अपने आप में एक युद्ध लड़ रही हो। सम्राट की उदासीनता उसके भीतर कांप उठी। वो कौशल जो अब तक उसकी भावनाओं और कार्यों के बीच एक अटूट दीवार की तरह काम करता था, उसके सीने में उमड़ रहे बवंडर को दबाने के लिए संघर्ष कर रहा था। महीनों में पहली बार उसकी शांत करने वाली फुसफुसाहट पूरी तरह से लड़खड़ा गई, उसे बिल्कुल भी स्थिर करने में असमर्थ रही, क्योंकि ल्यूक के दागदार और खोखले शरीर की छवि उसके दिमाग से निकलने से इनकार कर रही थी। मेरे भाई को क्या हुआ? उसने सोचा। जैसे ही लाखों यादें एक अनियंत्रित बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी, ल्यूक उसे बारिश से भीगी सड़कों पर अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता था, गलियों में गुंडों से उसकी रक्षा करता था, सख्त होने का नाटक करते हुए उसके बालों को जोर से सहलाता था, लेकिन हमेशा एक पल बाद हंस देता था। वो भाई, जो कभी लियो की नजरों में एक अटूट ढाल की तरह खड़ा था, अब एक ऐसे शव की तरह दिख रहा था जो सांस लेना भूल गया हो। ये किसने किया? किसने? लियो ने धीमी और खतरनाक आवाज में फुसफुसाया, मानो जोर से बोलने पर उसके अंदर कुछ टूट जाएगा। उसके चारों ओर रक्त लाल आभा एक बार फिर भड़क उठी, पेट्रोल पर प्रतिक्रिया करती जंगल की आग की तरह तेज चोटियों में उठती हुई, मानो एक पल के लिए उसने सचमुच अपने नंगे हाथों से पूरे पंथ को जला देने पर विचार किया हो। उसके दिमाग में जहरीले और तेजी से कई निष्कर्ष निकलने लगे। क्या ये सब उन्हीं का काम था? क्या ये सारा नाटक, खामोश वीडियो कॉल, धीमी आवाज में कनेक्शन और सोच समझकर किया गया प्रेजेंटेशन उनके अपने अपराधों को छिपाने की एक चाल थी? क्या वही लोग थे जिन्होंने ल्यूक को इस हालत तक पहुंचाया था और अब उसे एक घिनौने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे? उसके दिमाग में कई तस्वीरें उमड़ आई। वो फैन अपने ही खून के तालाब में पड़ी थी, पंथ के गुर्गों की चीखें जिनके गले शल्य चिकित्सा की सटीकता से काटे जा रहे थे, लाशों का ढेर, ठीक वैसे ही जैसे वह वीआर गेम टेरा नोवा ऑनलाइन में करता था, जब न्याय का कोई चेहरा नहीं होता था, बस एक काले और सफेद धारीदार मुखौटे का। लेकिन फिर उसकी सांस अटक गई और उसका तर्कसंगत पक्ष जागृत हो गया। उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं था, कोई पुष्टि नहीं हुई, कोई संदर्भ नहीं दिया गया। ये चोटें पहले की भी हो सकती थी, ये किसी और के द्वारा भी लगी हो सकती थी। जहां तक उसे पता था, हो सकता है कि पंथ ल्यूक को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो, शायद वे उसे स्थिर कर रहे हो, धीरे धीरे ठीक कर रहे हो, उसे लियो की मांग के अनुसार वापसी के लिए तैयार कर रहे हो। शायद यह उतना बुरा नहीं था जितना दिख रहा था। शायद जब तक वो वोर्थास लौटेगा, ल्यूक फिर से जाग चुका होगा, हंस रहा होगा, उनके साथ खाना खा रहा होगा,
पूरी तरह से ठीक हो चुका होगा, उसके शरीर से सारा दर्द मिट चुका होगा, जैसे कोई बुरी याद जिसे वे जल्द ही भूल जाएंगे। वह इस स्थिति में और बिगड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अभी नहीं। नहीं, मैं अभी जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। मैं जल्द ही उनके साथ रहूंगा और तब मुझे सच्चाई पता चल जाएगी। उस पल तक मुझे सतर्क रहना होगा। मुझे यह मिशन पूरा करना होगा ताकि जब मैं घर लौटूं तो कोई बंधन न हो, कोई शर्तें न हो, कोई इंतजार न हो, बस मैं और वे, आखिरकार आजाद। उसने सोचा, जैसे जैसे उसकी धड़कन धीमी होती गई, उसकी पकड़ ढीली होती गई और उसके आसपास का वातावरण शांत होता गया। कभी उग्र और भयावह दिखने वाली वो लालिमा धीरे धीरे कम होती गई और अपार्टमेंट की खामोशी में इस तरह घुलमिल गई मानो वो कभी वहां थी ही नहीं। और इसके साथ ही लगभग अपना आपा खो चुके उस लड़के ने खुद को फिर से पा लिया, अधिक स्थिर, अधिक शांत, अधिक केंद्रित। उसके भीतर आग अभी भी धधक रही थी, लेकिन अब यह एक उद्देश्य के साथ जल रही थी, स्पष्ट, तीव्र और अडिग, क्योंकि वो खुद को पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्पित पा रहा था कि वो डकैती को अंजाम दे और अपनी पूरी ताकत से ग्रह वोर्थास तक पहुंचे, क्योंकि ब्रह्मांड में और कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था जितना कि अब यह उसके लिए मायने रखता था। अन्यत्र म्यू कबीले के नियंत्रण वाला ग्रह, सुरक्षित संचार कक्ष। मू फैन स्थिर बैठी रही, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे क्योंकि उसने संचार क्रिस्टल को अपने होठों के पास पकड़ रखा था। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से थोड़ी ही तेज थी। तुमने ऐसा होने कैसे दिया? उसने पूछा। हर शब्द के साथ उसका गला सूख रहा था और उसकी भौहें डर से सिकुड़ी हुई थीं। लियू खुद एक ड्रैगन कैंडिडेट है और तुमने उसे मौत के कगार पर धकेल दिया? कुछ क्षण बीतने के बाद क्रिस्टल में हल्की सी चमक आई, जिससे एक धुंधली, पत्थर की दीवारों वाले कक्ष में बैठे 12वें एल्डर की अस्पष्ट आकृति दिखाई दी। उनकी मुद्रा शिथिल थी, लेकिन उनकी आंखों में सहानुभूति का कोई भाव नहीं था। उसकी आवाज ठंडी और उदासीन थी, मानो लड़के की हालत महज एक गौण चीज हो। मैं सीधे तौर पर उस प्रशिक्षण दल की देखरेख नहीं करता जो उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभारी है, उसने उदासीनता भरे लहजे में सपाट स्वर में उत्तर दिया। लेकिन परिणाम खुद ही सब कुछ बयां करते हैं। कुछ ही दिन पहले ल्यूक ने ग्रैंडमास्टर का दर्जा हासिल किया। प्रशिक्षण कारगर साबित हुआ। मू फैन की क्रिस्टल पर पकड़ और मजबूत हो गई, उसकी आंखें पीड़ा से चौड़ी हो गईं क्योंकि वह खुद को शांत रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। वो मुश्किल से ही जीवित है, उसने आरोप से भरी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा। हाँ, इस प्रक्रिया में वो पूरी तरह से थक गया। बुजुर्ग ने बिना रुके, मानो कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हो, बोलना जारी रखा। 14 महीने तक भागते फिरते अलग अलग तारामंडलों में उसका पीछा किया गया। इसका असर तो होना ही था। उसकी सफलता गंभीर आंतरिक क्षति की कीमत पर मिली। उसके माना सर्किट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हाँ, लेकिन ये स्थायी नहीं है। चिकित्सक पहले से ही उसका इलाज कर रहे हैं। एक बार जब उसके सर्किट ठीक हो जाएंगे और उसका शरीर स्थिर हो जाएगा, तो वह ठीक हो जाएगा। मू फैन ने एक पल के लिए क्रिस्टल से नजरें हटाई, एक हाथ से अपना मुंह ढका, फिर धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और उसकी आवाज वापस आ गई, शांत लेकिन गंभीर। उन्होंने कहा, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं। मैं लियो को जानता हूं, मैं जानता हूं कि उसका अपने परिवार से कितना लगाव है, और अगर लियो उसे उस हालत में देखता है, अगर वह अपने भाई को बिना किसी स्पष्टीकरण के उस हालत में देखता है, तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो इस पंथ को अपना दुश्मन समझने लगेगा और उसे समझाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसने चेतावनी दी, और इस बार बुजुर्ग व्यक्ति कुछ देर रुका, सोच में डूबा हुआ। उसकी उंगलियां आपस में जुड़ गईं, फिर उसकी आवाज में हल्की सी मुस्कान आ गई। हाँ, इसीलिए जब ल्यूक जागेगा तो उसे केवल यही याद रहेगा कि उसका पीछा किया जा रहा था और उसे नेक गुड द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, हमारा नहीं, उसने स्पष्ट किया। उसकी आवाज शांत और विचलित करने वाली रूप से व्यवस्थित थी। तो जब लियो आखिरकार अपने भाई से दोबारा मिलेगा, तो उसका क्रोध वहीं उतरेगा जहां उसे उतरना चाहिए, यानी हमारे दुश्मनों पर। चिंता मत करो, 12वें एल्डर ने कहा। उनकी आवाज क्रिस्टल के मन पड़ने के साथ धीमी होती गई। मैंने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है। मैं कल का बच्चा नहीं हूं और मैं जानता हूं कि अपने ड्रैगन उम्मीदवारों को कैसे जीवित और नियंत्रण में रखना है। क्लिक कॉल समाप्त हो गई और कमरे की रोशनी एक बार फिर ठंडी पड़ गई। मू फैन चुपचाप बैठी रही। क्रिस्टल अभी भी उसके हाथ में आशा की बुझती हुई चिंगारी की तरह थामे हुए था। उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था, सिवाय उसके जबड़े में हल्की सी कंपन और जिस तरह से उसके नाखून उसकी हथेली में गड़े हुए थे। उसने पहले भी उस पंथ की क्रूरता देखी थी और यहां तक कि बुरे समय में उसकी आवश्यकता को भी स्वीकार किया था। लेकिन यह अनुभव अलग था। अगर वे एक लड़के की यादों को सिर्फ उसके दर्द को हथियार बनाने के लिए बदलने को तैयार थे, तो वे उस नेक गुट से किस तरह अलग या कम बुरे थे जिससे वे नफरत करते थे। उसके सीने में धीरे धीरे एक सिहरन सी छा गई,
जो डर से भी गहरी थी, खौफ से भी ज्यादा ठंडी, क्योंकि पहली बार मुफैन को ये सोचने का ख्याल आया कि जिस पंथ की रक्षा करने की उसने शपथ ली थी, कहीं वही एक दिन उसका दुश्मन न बन जाए जिसका उसे सामना करना पड़े। अध्याय 374 आकस्मिक उपाय, ट्विन फैन प्लेनेट, आउटर हाउसिंग रिंग। डकैती से एक दिन पहले बाहर हवा कांच की खिड़कियों की दरारों से हल्की सी सरसराहट कर रही थी, लेकिन लियो अपने बिस्तर के किनारे पर बिना शर्ट पहने पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें आसपास की दुनिया पर नहीं बल्कि उसके मन में उमड़ते विचारों के बदलते कैनवास पर टिकी हुई थी। आज का दिन योजना बनाने में काफी लंबा रहा था और आने वाला कल उससे भी लंबा होने वाला था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड ने तिजोरी तक पहुंचने के लिए आंतरिक सुरक्षा के कौन कौन से तरीके अपना रखे थे, और इस स्थिति ने उन्हें असहज महसूस कराया। तिजोरी तक पहुंचने के लिए किन सुरक्षा उपायों से गुजरना पड़ता था, इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं थी, क्योंकि गिल्डमास्टर और वाइस गिल्डमास्टर के अलावा तिजोरी तक लगभग कभी किसी और ने प्रवेश नहीं किया था। इसलिए इसके बजाय उसे अपने ज्ञान की कमियों को भरने के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढना पड़ा, जो कि ब्रह्मांड भर में अन्य शीर्ष स्तरीय बैंक तिजोरियों के सुरक्षा उपायों पर शोध करना और यह समझना था कि जब कोई उन तक पहुंचने की कोशिश करता है तो आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। ब्लैक सरपेंट्स के आंतरिक पुस्तकालय की एक संक्षिप्त यात्रा से आकाशगंगा में बिखरे हुए सुरक्षित तिजोरियों पर हुई पिछली डकैतियों के बारे में दुर्लभ ग्रंथों और प्रत्यक्ष अभिलेखों का एक संग्रह प्राप्त हुआ था। और यद्यपि नाम और स्थान अलग अलग होते थे, तिजोरी तक पहुंचने से पहले की प्रक्रिया कमोबेश हमेशा एक जैसी ही होती थी। पूरे शरीर की तलाशी और उन्नत स्कैन करना मानक प्रक्रिया का हिस्सा था। लगभग कोई भी गंभीर संगठन इस चरण को नहीं छोड़ता था, क्योंकि उन्हें यह सुनिश्चित करना होता था कि कोई भी विदेशी चीज अंदर या बाहर न जा सके। ये सबसे स्पष्ट बात है, फिर भी मुझे यह मिशन सौंपने वाले उस पंथ के मूर्ख इसे भूल गए, लियो ने मन ही मन कोसते हुए कहा, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उस पंथ ने उससे बिना किसी उचित योजना के एक विशाल 4 फुट के ढांचे को पकड़े हुए तिजोरी में घुसने की उम्मीद की थी, मानो ऐसा करना हाथ से मच्छर मारने जितना आसान हो। हालांकि सौभाग्य से एक कुशल लोहार ने उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया था। दूसरा प्रोटोकॉल ये था कि अंगूठियां, थैलियां या त्रि-आयामी स्क्रॉल सहित भंडारण की वस्तुओं को कभी भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं थी। खतरा बहुत बड़ा था, सामान की तस्करी की जा सकती थी, या इससे भी बुरा, उसे अंदर से ही विस्फोटित किया जा सकता था। इसका मतलब यह था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसके अंदर प्रवेश करने से पहले ही उसकी स्टोरेज रिंग जब्त कर ली जाएगी, और फिर तिजोरी से एक सामान लेकर बाहर निकलने पर ही उसे वापस लौटाया जाएगा। ये तो सामान्य ज्ञान की बात थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसी कोई योजना नहीं बना सकता जिसमें मेरी स्टोरेज रिंग का उपयोग हो। लियो ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि उसने इस दूसरे प्रोटोकॉल को एक मामूली असुविधा के रूप में टाल दिया। हालांकि तीसरे प्रोटोकॉल ने मामले को थोड़ा और जटिल बना दिया। कुछ संस्थानों ने गुप्त पहचान मंत्रों का प्रयोग किया जो किसी व्यक्ति की त्वचा पर या उसके वस्त्रों के नीचे सीधे अंकित छिपे हुए प्रतीकों या चिन्हों का पता लगा सकते थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति गुप्त मंत्र या उपकरण न ले जा रहा हो। ऐसे मामलों में प्रतिभागी को अक्सर कपड़े उतारने का आदेश दिया जाता था, ताकि यह साबित हो सके कि उन्होंने इस तरह के कोई कृत्रिम अंग नहीं लगवाए हैं। हालांकि लियो के शरीर पर इस तरह के कोई संदिग्ध निशान या टैटू नहीं थे, इसलिए वो इस कदम को लेकर भी खास चिंतित नहीं था। दरअसल उन्हें चौथे और पांचवें प्रोटोकॉल से ही वास्तव में चिंता थी। उसने जो किताबें पढ़ी, उनके अनुसार सुरक्षित तिजोरियों में प्रवेश करने वालों को अक्सर प्रवेश करने से पहले उल्टी करने वाली औषधि पीने के लिए कहा जाता था, क्योंकि प्रवेश की अनुमति मिलने से पहले उन्हें अपने सारे पाप उगलने पड़ते थे। ये कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने गले, छाती या पेट में कोई छिपी हुई वस्तु न ले जाए, जिसका मतलब ये था कि तिजोरी में जाने से ठीक पहले चाबी के छल्ले वाली गेंद को निगलने और फिर उसे उल्टी करके बाहर निकालने की उसकी शुरुआती योजना अब कारगर नहीं रही। इसका मतलब ये भी था कि अब उसकी एकमात्र बैकअप योजना ये थी कि वो डकैती से 12 घंटे पहले चाबी का गुच्छा निगल ले और फिर उसे दूसरे छोर से बाहर निकाल दे। मुझे इससे नफरत है, लियो ने सोचा, क्योंकि यह करना सरासर अपमानजनक और अशोभनीय था। हालांकि यह उपलब्ध सबसे सुरक्षित विकल्प बना रहा। फिर भी जहां चौथा प्रोटोकॉल एक हल करने योग्य असुविधा थी, वहीं पांचवां एक ऐसी समस्या थी जिसे केवल भाग्य पर ही छोड़ा जा सकता था। क्योंकि अगर सरपेंट्स ने तिजोरी के अंदर किसी पर्यवेक्षक को तैनात कर दिया, चाहे वह गार्ड हो, उच्च पदस्थ अधिकारी हो, या फिर निगरानी कैमरा ही क्यों न हो, तो ये पूरे मिशन को विफल करने के लिए पर्याप्त होगा। क्योंकि भले ही वो सफलतापूर्वक चाबी निकाल ले और भले ही वो निगरानी में शांत रहने में कामयाब हो जाए, फिर भी अगर हर समय उस पर नजर रखी जा रही हो तो उसे मास्टर आर्गो के निर्देशानुसार आयामी पोर्टल स्थापित करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए यदि वास्तव में ऐसा कोई निगरानीकर्ता मौजूद था,
तो लियो जानता था कि योजना को अंजाम देने का प्रयास करके अपनी जान जोखिम में डालना उचित नहीं होगा, क्योंकि उसने फैसला किया कि उस स्थिति में पीछे हटना ही एकमात्र तार्किक रास्ता होगा। फिलहाल उसके लिए जीवन अभिमान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो समझता था कि एक मृत आत्मा उसके परिवार की रक्षा नहीं कर सकती। हालांकि सुरक्षा प्रोटोकॉल 5 को दरकिनार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसे बहुत कम ही लागू किया गया था। अधिकांश संगठनों ने अपने गार्डों को तिजोरी के द्वार के बाहर क्या है ये देखने की अनुमति नहीं दी, इसलिए नहीं कि वे आगंतुक पर भरोसा करते थे, बल्कि इसलिए कि वे किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे। सुरक्षाकर्मियों की बलि दी जा सकती थी, लेकिन रहस्यों की नहीं, इसलिए अंदर निगरानी होने की संभावना न्यूनतम थी, हालांकि पूरी तरह असंभव नहीं थी। और उस जानकारी से उन्हें कुछ राहत मिली। इस बात पर विचार करने के बाद कि डकैती में क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, लियो का ध्यान अगली बार अपने भागने के मार्ग की योजना बनाने पर केंद्रित हो गया। प्रचलित नाटकीय धारणाओं के विपरीत इनाम प्राप्त करते ही गायब होने का उसका कोई इरादा नहीं था। इससे तो चिंता और बढ़ जाएगी। इसके बजाय उसने कुछ देर रुकने, लोगों से मिलने जुलने और एक ऐसे गौरवान्वित छात्र की तरह व्यवहार करने की योजना बनाई जिसने अभी अभी अपना उचित पुरस्कार प्राप्त किया हो। फिर कुछ घंटों बाद उसने ग्रह रोडोवा की रोमांचक वापसी यात्रा का नाटक करने की योजना बनाई, एक ऐसा अभिनय जिसका उसने अपने मन में पहले ही 1 दर्जन बार पूर्वाभ्यास कर लिया था। एक बार निजी परिवहन जहाज पर सवार हो जाने के बाद, जिसमें संभवतः वो अकेला ही यात्रा कर रहा होगा, वो पायलट को तुरंत मार गिराकर हमला करेगा और फिर जहाज के उड़ान पथ को पुनः प्रोग्राम करके उसे गहरी कक्षा में एक पूर्व निर्धारित डेड जोन की ओर मोड़ देगा। वहां पहुंचते ही उनके बीच पहले से हुए समझौते के अनुसार उसे लेने के लिए एक पंथ परिवहन पोत पहले से ही इंतजार कर रहा होगा। वहां से कोर्स आसान था, वोर्थास के पास सीधे जाकर अपने परिवार से एक बार फिर मिलने के लिए। हालांकि अगर कुछ भी गलत हो जाता, अगर उस पर समय से पहले ही संदेह हो जाता, या अगर वो ध्यान आकर्षित किए बिना इनाम लेने में विफल रहता, तो वो उड़ान छोड़ देता और ट्विन फैंग पर ही रुका रहता, एक निर्दोष गिल्ड सदस्य की भूमिका निभाता। उन्हें ट्विन फैंग पर 1 या 2 सप्ताह और रुकने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वे चाहते थे कि उनका प्रस्थान त्वरित और सुचारू हो, क्योंकि वो अंतर आकाशगंगा गति पीछा करने में फंसना नहीं चाहता था। लगता है कल का दिन भी तनावपूर्ण होने वाला है, लियो ने मन ही मन सोचा, क्योंकि अब तक उसने ये भी नहीं सोचा था कि ब्लैक सरपेंट्स वॉल्ट से उसे कौन सा पुरस्कार मिलेगा। वो डकैती की योजना बनाने में इतना व्यस्त था कि उसके दिमाग में इस बात का ख्याल भी नहीं आया कि उसे कानूनी तौर पर कितना इनाम मिल सकता है। फिलहाल मिशन को पूरा करना ही उसके लिए एकमात्र इनाम प्रतीत हो रहा था जिसकी उसे परवाह थी। नोट फ्रेडरिक लियो के पीछे पीछे पुस्तकालय तक गया था, हालांकि वो पुस्तकालय के उस हिस्से तक नहीं गया जहां लियो पढ़ने गया था, क्योंकि इतनी नजदीक जाने से लियो को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता और उसे किसी के पीछा करने का आगाह हो जाता। अध्याय 375 सुरक्षा जांच, ट्विन फैंग ग्रह, ब्लैक सरपेंट्स गिल्ड मुख्यालय, उप गिल्ड मास्टर का कार्यालय, डकैती की सुबह। अंगूठी 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 एंटोनियो की डेस्क के अंदर लगी डेटा स्लेट बज उठी, क्योंकि एंटोनियो को गिल्ड के इंटरकॉम सिस्टम के माध्यम से एक कॉल आई थी। वाइस गिल्ड मास्टर, सुरक्षा विंग से एक स्पष्ट आवाज आई, और आवाज लगाने वाला गार्ड शांत और संयमित लग रहा था। लड़का द्वार पर आ गया है, हम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, उसने बताया। तभी एंटोनियो, जो अपनी चौड़ी मेज के पीछे बैठा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा और डेटा स्लेट की ओर झुकते हुए अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। उसे अंदर आने दो, एंटोनियो ने संयमित और अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, मानो वो बहुत सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हो। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सुनिश्चित करें कि सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। मैंने आपको जो भी दिशानिर्देश भेजे हैं, मैं चाहता हूं कि उनका अक्षरशः पालन किया जाए, समझे? उसने जोर देकर कहा। दूसरी तरफ से थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कॉल कटते ही एक तीखी आवाज आई, समझ गया। पिछले 14 दिनों में एंटोनियो ने लियो को वॉल्ट में प्रवेश करने से रोकने का हर संभव प्रयास किया था। हालांकि अंत में उसे लियो के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसे प्रवेश करने से अयोग्य ठहराया जा सके। इसलिए जब आखिरकार 14वां दिन बीत गया, तो उसने अंततः लियो को अंदर आने की अनुमति दे दी। कुछ मिनट बाद भीतरी रिंग की सड़कों पर लियो के दृष्टिकोण से लियो चुपचाप 2 ब्लैक सरपेंट ऑपरेटिव्स के बीच से गुजरा, जिनकी वर्दी मैट ब्लैक थी और उस पर केवल एक बैंगनी प्रतीक चिन्ह था जो गिल्ड से उनके जुड़ाव को दर्शाता था। ये पहली बार था जब उसने किसी गिल्ड सदस्य को इस तरह के रंगीन प्रतीक चिन्ह पहने देखा था, क्योंकि उसने मान लिया था कि वे किसी विशेष शाखा का हिस्सा थे जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं, वे बस सन्नाटे में उसे मिशन हॉल से गिल्ड मुख्यालय की ओर ले गए। कई बार कोशिश करने के बावजूद लियो उनकी ताकत के स्तर का अंदाजा नहीं लगा सका,
जो उनके शरीर पर मौजूद किसी आभा को छुपाने वाली कलाकृति के कारण छिपा हुआ प्रतीत हो रहा था, जो कि अफसोसजनक था, क्योंकि इससे वह इस बारे में अनिश्चित हो गया कि क्या वो उनसे लड़ाई में मुकाबला कर सकता है या नहीं। फिर जैसे ही वे मुख्यालय भवन पहुंचे, तीनों नियमित गार्डों की ओर से बिना किसी संकेत के मानक चौकियों को पार करते हुए निजी लिफ्टों की लॉबी की ओर बढ़ गए। यह वही लॉबी थी जिसमें लियो ने तब प्रवेश किया था जब उसे उप गिल्डमास्टर से मिलने के लिए ले जाया जा रहा था। हालांकि इस बार उप गिल्डमास्टर के कार्यालय की ओर जाने वाली दूसरी लिफ्ट के बजाय वे तीसरी लिफ्ट का इंतजार करते हुए प्रतीत हुए, जो दाईं ओर सबसे दूर थी। रुको, दोनों एजेंटों में से एक ने आगे बढ़ते हुए कहा और अपनी बेल्ट में छिपी हुई म्यान से एक पतली ब्लेड जैसी टोकन निकाली और फिर उसे तीसरी लिफ्ट के ठीक बगल में एक ऊर्ध्वाधर दरार में डाल दिया। भिनभिनाहट जैसे ही दरवाजे ने टोकन को पहचाना, सफेद रोशनी की एक क्षणिक चमक दरवाजे की सतह पर फैल गई और वह धीरे से खुल गया, जिससे तीनों अंदर प्रवेश कर सके। एलिवेटर संगीत जैसे ही तीनों लिफ्ट में दाखिल हुए और दरवाजे बंद हो गए, लिफ्ट का संगीत बजना शुरू हो गया और लियो धैर्यपूर्वक लिफ्ट के चलने का इंतजार करता रहा। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ मिनट बीत गए और उसे कोई हलचल, कोई झटका, कोई धक्का महसूस नहीं हुआ। लिफ्ट के चलने का कोई संकेत नहीं था, जिससे वो सचमुच हैरान रह गया। ये बिना किसी ढलान के एक ढलान थी, गतिहीन यात्रा। क्योंकि वो निश्चित नहीं था कि वे टेलीपोर्ट हो रहे थे, गिर रहे थे या बस कहीं और फिर से इकट्ठा किए जा रहे थे। और फिर भी जितनी देर वो वहां खड़ा रहा, उसके कान उतने ही अधिक झंझनाने लगे, क्योंकि दबाव में एक सूक्ष्म बदलाव के कारण उसके जबड़े की हड्डियां कसने लगी और उसकी कनपटी में हल्का सा दर्द होने लगा, जो इस बात का संकेत था कि वे वास्तव में नीचे जा रही थी, और शायद बहुत ज्यादा नीचे जा रही थी। फिर लिफ्ट के अंदर लगभग 10-12 मिनट बिताने के बाद दरवाजे अचानक बिना किसी आवाज के खुल गए और सामने एक गलियारा था जो नर्म, अप्राकृतिक सफेद रोशनी से जगमगा रहा था, जो बिना किसी चिन्ह, बिना किसी सजावट और बिना किसी आवाज के आगे की ओर फैला हुआ था। बेसमेंट लेवल व कहलाने वाली इस मंजिल पर न तो कोई साइनबोर्ड था और न ही कोई भव्य प्रवेश द्वार, क्योंकि जो लोग यहां आए थे उन्हें पहले से ही पता था कि वे कहां जा रहे हैं। तहखाने का तलवी, ब्लैक सरपेंट्स वॉल्ट, पूर्व सुरक्षा कक्ष। इसके बाद कई बार दोहरावपूर्ण लेकिन सटीक जांच की गई। सबसे पहले लियो के दोनों ओर मौजूद दो ऑपरेटिव्स ने अपने स्वयं के स्कैन करवाए, जिसमें उन्होंने बायोमेट्रिक डेटा और रेटिनल सत्यापन प्रदान किया, जिसे सिस्टम ने बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया। तब और केवल तभी भीतरी द्वार धीमी फुफकार के साथ खुले, जिससे वो कक्ष प्रकट हुआ जिसके आने की लियो को जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो मन ही मन उससे भयभीत था। निरीक्षण कक्ष। यहाँ ठंड ज्यादा थी, सिर्फ तापमान की वजह से नहीं, बल्कि बनावट की वजह से, क्योंकि उसे पत्थर में कोई गर्माहट महसूस नहीं हुई और न ही उसे इसकी बनावट में कोई आकर्षण दिखा। वहां उसे केवल साफ दीवारें, जादुई खोज उपकरणों से भरा एक लंबा काउंटर और एक महिला पीठ के पीछे हाथ बांधकर खड़ी मिली। वो लंबी थी, लियो से कुछ इंच लंबी, उसका शरीर एथलेटिक था और उसने शरीर से चिपकी हुई काली वर्दी पहनी हुई थी, जिसके सीने पर बैंगनी रंग के सर्प के प्रतीक चिन्ह छपे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके अगल बगल खड़े गार्डों के प्रतीक चिन्ह थे। उसके चेहरे पर मेकअप का कोई निशान नहीं था, उसकी तांबे जैसी भूरी त्वचा चिकनी और गंभीर थी, जबकि उसकी आंखें दो खंजरों की तरह तेज थीं जो किसी भी चीज को नहीं चूकती थीं। वो बिना किसी भूमिका के उसके पास गई। अपनी बाहें फैलाओ, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज दृढ़ और भावहीन थी। जैसे ही उसने पतले निरीक्षण दस्ताने पहने और आगे बढ़ी, लियो ने बिना कुछ कहे आज्ञा का पालन किया और अपनी बाहें फैला दी। जब उसने बड़ी कुशलता से उसके पूरे शरीर की तलाशी शुरू की, उसकी उंगलियां उसकी छाती और बगल के उभारों पर चलती रहीं और उसके पेट और कूल्हों की मांसपेशियों को दबाती हुई वो उसके पीछे घूम गई। वो एक अजीब तरह की तत्स्थता के साथ चलती थी, न तो शर्मीली और न ही आक्रामक, बल्कि जिज्ञासा से नहीं बल्कि प्रक्रिया से उपजी एकाग्रता के साथ। फिर भी लियो खुद को रोक नहीं सका और जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी रीढ़ की हड्डी पर फिली, उसके कंधे के ब्लेड के बीच के गड्ढे में दब गईं और फिर उसकी जांघों और पिंडलियों के पिछले हिस्से पर फिसल गईं। उसके कंधों में तनाव का एक घेरा महसूस होने लगा। उसका हाथ कुछ पल के लिए उसकी पीठ के निचले हिस्से के पास ठहर गया। कोई छिपा हुआ म्यान या ढाल नहीं है, उसने किसी और से ज्यादा खुद से बुदबुदाया। वो एक बार फिर उसके सामने आए, डेस्क से एक माना डिटेक्शन बैंड उठाई और उसे उसकी छाती पर लगा दिया। स्थिर रहो, उसने निर्देश दिया, क्योंकि उपकरण धीमी गूंज के साथ कैलिब्रेट हो रहा था, जो उसकी माना की प्राकृतिक स्पंदन के साथ संरेखित हो रहा था। कुछ सेकंड बीत गए, कोई विदेशी ऊर्जा का पता नहीं चला, कोई असामान्य नाड़ी में उतार चढ़ाव नहीं। उसने उपकरण को नीचे रखने और गार्डों की ओर देखने से पहले फिर से बुदबुदाया, घूमकर दीवार की ओर मुंह करो। दोनों व्यक्तियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया।
पूरी तरह से कपड़े उतार दो, उसने लियो से कहा, उसकी आंखें पलकें झपकाए बिना। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपनी कमीज सिर के ऊपर से उतार दी और अपनी पैंट से बाहर निकल गया। शुरू में तो उसने अंडरवियर नहीं उतारा, लेकिन महिला की टकटकी भरी निगाहों के दबाव के बाद आखिरकार उसने उसे भी उतार दिया। वह करीब आई, उसकी निगाहें एक सैनिक के अनुशासन के साथ उसकी त्वचा को स्कैन कर रही थी। उसकी उंगलियां उसकी बाहों पर फिरती गईं, उसकी कोहनियों और कलाई की सिलवटों का निरीक्षण करती रहीं, फिर उसके धड़का और फिर पसलियों और छाती की हड्डी के पास थपथपाती रही मानो किसी नकली पैनल को सुनने की कोशिश कर रही हो। अंत में वो उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गई, अपना हाथ उसकी जांघों के भीतरी हिस्से पर फेरते हुए धीरे से ऊपर उठाया और फिर जांघ और कूल्हे के मिलन बिंदु के नीचे हथेली से उसे सहलाया। उसके हाथ बिना किसी झिझक के आगे बढ़े, हथेलियां उसके नितंबों को छू गईं, उंगलियां बिना किसी शर्म के उसके नितंबों के बीच दबाई गईं, उसकी निगाहें हर समय उस पर टिकी रहीं, मानो उसने ये काम पहले भी सैकड़ों बार किया हो। लियो ने अपने चेहरे पर तटस्थ भाव बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उसका मन, चाहे वो कितना भी प्रशिक्षित क्यों न हो, भीतर ही भीतर असहज महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। यह मेरे जीवन के सबसे अपमानजनक क्षणों में से एक होना चाहिए, उसने सोचा, जब उसका हाथ क्षण भर के लिए उसकी थोड़ी पर उठा, उसके चेहरे को बाईं ओर और फिर दाईं ओर घुमाया, मानो ये पुष्टि कर रही हो कि उसके कानों पर भी कोई चिन्ह नहीं है। अंततः वो पीछे हट गई, अपने दस्ताने उतारे और एक छोटा सा सिर हिलाया। साफ है, उसने सरलता से कहा और लियो को नए वस्त्रों का एक सेट देते हुए उसे उन्हें पहनने के लिए कहा। ये वस्त्र किसी मरीज के मेडिकल गाउन की तरह दिखते थे, जो प्रकाश में 50% पारदर्शी थे, और उनमें किसी भी छोटी या बड़ी चीज को छिपाने के लिए कोई सिलवटें नहीं थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि गिल्ड किसी आगंतुक को तिजोरी में प्रवेश करने की अनुमति देने के मामले में बहुत सावधानी बरतता था। अध्याय 376, तिजोरी में प्रवेश, बेसमेंट लेवल व निरीक्षण के बाद का कक्ष। कुछ सेकंड बाद लियो निरीक्षण कक्ष के स्लाइडिंग दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अब उसने अर्ध पारदर्शी सूती गाउन पहना हुआ था जो उसकी त्वचा से असहज रूप से चिपका हुआ था, क्योंकि बगल के कमरे की ठंडी हवा उसकी छाती और जांघों पर चुभ रही थी। बैंगनी रंग के निशान वाले दोनों ऑपरेटिव उसके ठीक पीछे पीछे चुपचाप चल रहे थे। उनके कदम हमेशा की तरह खामोश थे, क्योंकि वे उसे एक संकरे, कीटाणुरहित रास्ते में ले गए जो बाईं ओर थोड़ा मुड़ा हुआ था। इस गलियारे के अंत में स्टील से बना एक छोटा सा कोना था जिसमें एक धातु का स्टूल रखा था, जिसके ऊपर एक सीलबंद क्रिस्टल की शीशी रखी थी जो इंद्रधनुषी हरे रंग के तरल से भरी थी और ऊपर की मंद रोशनी में हल्की सी झिलमिला रही थी। इसे पी लो, एक कर्मचारी ने निर्देश दिया। उसका लहजा संक्षिप्त था लेकिन निर्दयी नहीं था। लियो आगे बढ़ा, शीशी को उठाया, उसका ढक्कन खोला और बिना किसी औपचारिकता के उसे अपने मुंह में डाल लिया। स्वाद बेहद खराब था, गाढ़ा, तीखा और कुछ कुछ धातु जैसा, जैसे सड़ा हुआ तांबा समुद्री शैवाल के साथ मिला हुआ हो, और निगलने के कुछ ही सेकंड के भीतर उसके शरीर ने हिंसक प्रतिक्रिया दी। पित्त गले तक उमड़ आने से उसका पेट बुरी तरह से हिल गया और वह धातु के स्टूल के बगल में घुटनों के बल लड़खड़ाते हुए गिरा और ठीक उसी समय उसने जालीदार फर्श पर उल्टी कर दी। पहले ही झटके में साफ तरल पदार्थ की एक धारा निकली, जिसके बाद दूसरे झटके में पारदर्शी पेट के अम्ल के गाढ़े थक्के बाहर आए, जो जादुई नाली से टकराते ही हल्की सी फुफकार की आवाज करते हुए एक एक करके अंदर चले गए। तीसरी बार जोर लगाने पर भी लियो को पसलियों में तेज दर्द के अलावा कुछ नहीं हुआ। वो कर्कश आवाज में खांसने लगा और अपनी कलाई के पिछले हिस्से से अपने होंठ पोंछने लगा। उसका शरीर ऐंठन से कांप रहा था। लेकिन जब ये क्षण बीत गया तो वह वापस खड़ा हो गया। उसकी सांसें भारी थी लेकिन पहले से अधिक स्थिर थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। हे भगवान, शुक्र है मैंने उल्टी करने की योजना नहीं अपनाई, वरना मैं यहीं बेनकाब हो जाता, उसने सोचा। 12 घंटे पहले चाबी का गुच्छा निगलने के अपने फैसले से उसे अजीब सी संतुष्टि महसूस हो रही थी, क्योंकि उसकी बैकअप योजना, चाहे वो कितनी भी अशोभनीय क्यों न रही हो, सफल हो गई थी। दोनों कर्मियों ने उसकी उल्टी का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन जब उन्हें कुछ भी खास नहीं मिला तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उसे एक बार फिर आगे आने का इशारा किया। वे एक अंतिम सुरक्षा द्वार से गुजरे जिसका घुमावदार उत्कीर्णित ढांचा लियो के शरीर को आखिरी बार स्कैन करते हुए एक नर्म सफेद रोशनी से जगमगा रहा था। जब कोई अलार्म नहीं बजा तो आखिरी दरवाजा अपने आप खुल गया और एक हल्की फुफकार के साथ बीच से फट गया। इसके आगे ही तिजोरी तक जाने का असली रास्ता था। कदम कदम तिजोरी के दरवाजे की ओर जाने वाले संकरे 100 फीट लंबे गलियारे में चलते हुए लियो को अपने ऊपर एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। इस गलियारे में कोई पहरेदार नहीं थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे इसमें एक नकली दीवार बनी हो। उसे लगातार यह आशंका सताती रहती थी कि दीवार से कोई घातक चीज निकल आएगी, ठीक उसी क्षण जब कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ आने की कोशिश करेगा।
हालांकि यह एक ऐसी सहज प्रवृत्ति थी जिसकी वह कभी पुष्टि नहीं कर सका, क्योंकि बहुत जल्द ही वो तिजोरी के दरवाजे तक पहुंच गया। तिजोरी का दरवाजा लगभग 40 फीट ऊंचा और 25 फीट चौड़ा था, और ऐसा लग रहा था कि यह किसी ऐसी धातु से बना है जिसे लियो पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। इसकी सतह सुनहरे चिन्हों से हल्की हल्की चमक रही थी, जो जीवित धर्मरथों की तरह लगातार खुद को पुनर्व्यवस्थित कर रहे थे। इसके बाहरी हिस्से पर न तो कोई चाबी का छेद था, न कोई पैनल, न ही तिजोरी खोलने के लिए कोई कोड, और केवल एक चिकनी धातु की अंगूठी और 3 पतले निशान थे जो पहली नजर में किसी स्पष्ट यांत्रिक उद्देश्य को पूरा करते हुए प्रतीत नहीं होते थे। रुको, एक ऑपरेटिव ने कहा, और उसने वही ब्लेड जैसा टोकन निकाला जिसका इस्तेमाल उसने पहले किया था। हालांकि इस बार उसने अपने साथी से दूसरा टोकन निकाला और दोनों को एक साथ मुख्य मोहर के किनारों पर बने खांचों में डाल दिया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज गूंजी, फिर उन दोनों ने अपनी हथेलियों को एक ऐसे प्रतीक चिन्ह वाले पैनल पर दबाया जो तिजोरी की सतह के ऊपर झिलमिलाता हुआ दिखाई दिया। दीवारों में एक धीमी यांत्रिक गड़गड़ाहट गूंजी, जिसके बाद एक गहरी, अधिक आदिम ध्वनि सुनाई दी, एक कर्कश फुफकार। जैसे ही कक्ष के भीतर दबाव में बदलाव आया, हवा थोड़ी अंदर की ओर खिंची और फिर स्थिर हो गई। तिजोरी का दबाव कम हो गया था, और उसका सिरा अचानक आसपास की दीवार से बाहर निकल आया, क्योंकि वो स्वचालित रूप से लगभग 15 डिग्री तक खुल गया, जो एक आदमी के अंदर जाने के लिए पर्याप्त चौड़ा था। तिजोरी खुलते ही दोनों गार्ड तुरंत एक साथ पीछे हट गए और तिजोरी के दरवाजे की ओर पीठ कर ली, क्योंकि उनमें अंदर क्या है ये देखने की हिम्मत नहीं थी। अंदर जाने के बाद आपके पास 30 मिनट का समय होगा फैसला लेने के लिए, उसके बाईं ओर बैठे व्यक्ति ने कहा। उसके दाहिनी ओर बैठे व्यक्ति ने कहा, अंदर की हवा केवल 30 मिनट तक ही रहेगी। उसके बाद ये द्वार पूरी तरह से बंद हो जाएगा, वामपंथी ने आगे कहा। और तुम अंदर फंस जाओगे, सांस लेने का कोई रास्ता नहीं होगा, भागने का कोई रास्ता नहीं होगा, और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। दाहिनी ओर लिखा हुआ समाप्त हुआ। इसलिए समय सीमा के भीतर अपना निर्णय ले, और अपनी सांसें खत्म होने से पहले वापस आ जाएं। बाईं ओर वाले ने मुंह फेरे हुए ही अपनी बात समाप्त की। लियो ने हल्के से सिर हिलाया। मैं समझ गया, उसने शांत स्वर में कहा। फिर बिना किसी झिझक के वो खुले हुए द्वार से अंदर चला गया और तिजोरी की दहलीज पार कर गया। अंदर की हवा ठंडी थी, अविश्वसनीय रूप से स्थिर थी, और उसमें तांबे और प्राचीन चर्मपत्र की हल्की सी गंध आ रही थी। धड़ाम उसके पीछे तिजोरी का दरवाजा लगभग कोमल अंतिम रूप से बंद हो गया, और दरवाजे के पिछले हिस्से पर ओपन शब्द वाला एक चमकता हुआ हरा पैनल दिखाई दिया। जैसे ही 30 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हुई, लियो ने सोचा कि खुला चिन्ह को छूने से उसे बाहर निकलने की अनुमति मिल जाएगी, और उसने ताली बजाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया कि कम से कम ये जगह उसके लिए खाली थी, क्योंकि कम से कम यहाँ उसकी निगरानी के लिए कोई शारीरिक रक्षक मौजूद नहीं था। अगर कोई देखने वाला ना हो, और अगर कोई कैमरा भी ना हो, तो मैं डकैती की योजना को अंजाम देने में बिल्कुल ठीक रहूंगा, उसने तुरंत कहा, और तिजोरी के अंदरूनी हिस्से का जायजा लेते हुए उसकी नज़र फर्श, दीवारों और छत पर घूम गई। वो स्थान विशाल था, जितना उसने अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक विस्तृत, मानो पृथ्वी के भीतरी भाग में तराशा हुआ एक खोखला गुंबद हो। बाहरी किनारों पर लंबी अलमारियां लगी हुई थीं, जिन पर अवशेष, हथियार और धातु की सिलियां मजबूत माना कांच के पीछे सील करके ऊंचे ऊंचे ढेर में रखी हुई थीं। कमरे के केंद्र में प्रकाशित चबूतरों की कतारें लगी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक पर एक अलग कलाकृति रखी हुई थी, जो कोमल स्थिरीकरण क्षेत्रों में निलंबित थी। जादुई जंजीरों से जगमगाते हुए शिलालेख, मुड़ी हुई मौलिक परतों से जगमगाती तलवारें, ऐसे रत्न जो सोते हुए दिलों की तरह धड़कते थे। यह निःसंदेह जादुई समृद्धि का अब तक का सबसे भव्य प्रदर्शन था जिसे उन्होंने कभी देखा था। और फिर भी लियो ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसकी आंखें यहाँ प्रशंसा करने के लिए नहीं थीं, उसके हाथ लेने के लिए यहाँ नहीं थे। उसका मकसद कोई इनाम हासिल करना नहीं था, बल्कि उस डकैती की योजना को पूरा करना था जिसके लिए वो यहाँ आया था। इसलिए उसने आंखें सिकोड़कर और सावधानी से आगे बढ़ते हुए दीवारों को ध्यान से देखा कि कहीं कोई असामान्य चीज तो नहीं है, जैसे कि कैमरे, तैरती हुई माना आंखें या ध्वनि पहचान चिन्ह। लेकिन चाहे वो कितनी भी गहराई से देखे, कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दीवारों में किसी भी प्रकार की जादुई कलाकृति नहीं लगी हुई थी, निगरानी का कोई आभास नहीं था, और न ही किसी ऐसी उपस्थिति का कोई संकेत था जो उसके अगले कदम का खुलासा कर सके। लेकिन पूरी तरह से पुष्टि करने के लिए उसने एब्सोल्यूट विजन का उपयोग करके एक गहन स्कैन भी किया, और जबकि कमरे में मौजूद माना कलाकृतियां अत्यधिक माना ऊर्जा से चमक रही थीं, वास्तविक दीवारें केवल प्रबलित धातु की दीवारें निकलीं, जिनमें कोई छिपे हुए उपकरण नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो काले सर्पों ने अपने अहंकार में, इस आशंका में कि कोई भी इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकता, उस सुरक्षा सुविधा को शामिल करने की जहमत ही नहीं उठाए।
और इसलिए लियो ने धीरे से सांस छोड़ी, अपने कंधों को घुमाया और काम पर लग गया, क्योंकि दीवार पर लगी घड़ी में पहले ही 28:20 बज चुके थे। अध्याय 377 राहत और संदेह, तहखाने का तलवी, तिजोरी के अंदर, टाइमर 28:19। अब काम शुरू करना होगा। पहला कदम, वो चाबी का गुच्छा ढूंढो, लियो ने मन ही मन बुदबुदाया, और अगले कदम के बारे में सोचते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने एक बार फिर चारों ओर नजर डाली, आंखें सिकोड़ते हुए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस उसे देख तो नहीं रहा है। यद्यपि उसने पहले ही एब्सोल्यूट विजन से पुष्टि कर ली थी कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, फिर भी खुलेआम ये काम करने का विचार उसे घृणा से भर देता था। मुझे पता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन फिर भी वो सबके सामने ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उसके लिए योजना का यह हिस्सा हमेशा से सबसे बुरा रहा था, क्योंकि उसने मन ही मन उम्मीद की थी कि कोई गार्ड निगरानी रख रहा होगा ताकि उसे कभी भी इस हिस्से को पूरा न करना पड़े। हालांकि भाग्य की कुछ और ही योजनाएं थीं। ऐसा लग रहा था मानो आज भाग्य ही चाहता था कि वह निली हुई वस्तु को उस जगह से निकालने का अपमानजनक कार्य करे जहां कोई भी आत्मसम्मानित व्यक्ति कभी हाथ नहीं डालना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे ये सब अकेले ही करना था, एक ऐसे कमरे में जो अमूल्य कलाकृतियों और प्रबलित माना ग्लास पेडेस्टल से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक की कीमत कम से कम कुछ 100 मिलियन एमपी थी। अगर कैओसब्रिंगर या द अपराइजिंग के किसी भी सदस्य को कभी पता चल गया कि शक्तिशाली बॉस ने एक बार खजाने की तिजोरी में शौच किया था, तो मैं शर्म से मर जाऊंगा, उसने गंभीर भाव से सोचा, क्योंकि इस विचार मात्र से ही वो अनायास ही काम गया। मुझे पता है कि शायद इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैंने जो योजना बनाई है, उस पर अमल करना शायद सबसे अच्छा होगा, लियो ने सोचा, और वह पास की किसी वस्तु की ओर दौड़ पड़ा। साथ ही उसने मिरर वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हुए एक हूबहू क्लोन को प्रकट किया, जिसने तुरंत उसके हाव भाव और चेहरे के भावों की नकल कर ली। फिर उसी क्षण उसने वैनिश को सक्रिय कर दिया, अपने असली शरीर को अदृश्यता में ढक लिया और नीचे झुककर उस दिशा से दूसरी ओर चला गया जहां क्लोन जा रहा था, और खुद को कलाकृतियों के एक चबूतरे के पीछे छिपा लिया और कचरा फेंकने की मुद्रा में बैठ गया। एक और क्लोन ने कमान संभाल ली, स्वाभाविक चाल से चलते हुए, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए, उसने शांत रुचि के साथ स्थिरता क्षेत्रों और प्रदर्शन पर रखी जादुई वस्तुओं का निरीक्षण किया। और दूसरी ओर असली सिंह ने अपना चोला एक तरफ खींचा और नीचे झुक गया और मानसिक रूप से खुद को तैयार किया। ठीक है, चलो इसे करते हैं, आसान, जल्दी, साफ। उसने अपने दोनों हाथों को ठंडी धातु की फर्श पर दबाया, गहरी सांस ली और धीरे धीरे, सोच समझकर और तेजी से अटपटा दबाव डालना शुरू किया। उसका जबड़ा कस गया, उसके पैर हल्के से कांप रहे थे, जबकि गाउन उसकी जांघों से बेढंगे तरीके से चिपका हुआ था। हे भगवान, यह मेरे द्वारा किया गया अब तक का सबसे शर्मनाक काम है, उसने सोचा, जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर धक्का दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, और तब धड़ाम उसके बगल में जमीन पर एक हल्की धातु जैसी आवाज आई, और लियो ने नीचे देखने से पहले ही राहत की सांस ली। ये रहा, छोटी सी काली चाबी की चेन, जिस पर बलगम की एक पतली परत जमी हुई थी, लेकिन शुक्र है कि सिर्फ बलगम ही था। पाचन के देवताओं की जय हो, उसने सोचा, जैसे ही उसने 2 उंगलियों से उसे उठाया, सीधे संपर्क से सावधानीपूर्वक बचते हुए, और वस्तु को जलाने और शुद्ध करने के लिए तुरंत डार्क फ्लेम को सक्रिय कर दिया। वूश, वो इसे नुकसान न पहुंचाने के लिए सावधानी बरत रहा था, केवल एक पल के लिए लॉ को सक्रिय करके उसे रोक रहा था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छोटी चाबी की चेन पर किया गया जादू बरकरार रहे। हाँ, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, लियो ने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि उसे अपनी उपलब्धि पर जरा भी गर्व नहीं था, बल्कि वो इस याद को अपने दिमाग से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। फिर एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने अपनी रीढ़ सीधी की, एक और गहरी सांस ली, और एक आयामी पोर्टल स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी जगह की तलाश में तिजोरी का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, क्योंकि चारों ओर देखने के बाद उसने एक कोने में कुछ खाली वस्तु रखने वाले चबूतरे देखे, जो शायद किसी वस्तु को सीधी अवस्था में लटकाने में सक्षम थे, लेकिन वर्तमान में निष्क्रिय थे, क्योंकि उनमें रखने के लिए कोई खजाना नहीं था। ये बिल्कुल सही लग रहा है, उसने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि फ्रेम को खजाने की तरह छुपाना ही सबसे अच्छा उपाय लग रहा था। 27 मिनट शेष है। जैसे ही वो जल्दी से खाली चबूतरों में से एक की ओर बढ़ा, उसने घड़ी पर ध्यान दिया और अपने हाथ में मौजूद चाबी के गुच्छे को सक्रिय करना शुरू कर दिया, ताकि वो मास्टर आर्गो के निर्देशानुसार उसके अंदर से माना फ्रेम को बाहर निकाल सके। इसी बीच गिल्ड मुख्यालय के ऊपरी तल पर एंटोनियो अपनी चमड़े की कुर्सी पर आराम से पीछे झुक गया, उसके पैर पॉलिश की हुई लंबी मेज पर आलस से टिके हुए थे। एक हाथ में उसने आधा भरा हुआ चीनी मिट्टी का प्याला पकड़ा हुआ था, और दूसरे हाथ में सोने के फ्रेम वाली एक छोटी सी कलाकृति थी,
जो हथेली से ज्यादा चौड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी किनारों पर चमकते हुए प्रतीक खुदे हुए थे। कांच उसकी माना शक्ति के साथ तालमेल बिठाते हुए हरे और सुनहरे रंग की हल्की सी झिलमिलाहट बिखेर रहा था, जिससे नीचे स्थित तिजोरी कक्ष का एक उत्तम विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा था। उसने अपनी प्याली में चाय को घुमाया और लियो की हरकतों को थोड़ी दिलचस्पी से देखता रहा। वो सबसे पहले छत को ही देख रहा है ना? एंटोनियो ने कप के किनारे को 2 बार छूते हुए मन ही मन सोचा। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, हत्यारे सबसे पहले हत्या क्षेत्र का नक्शा बनाना पसंद करते हैं। उसने हल्की सी हंसी हंसते हुए कप से एक घूंट ली, उसकी निगाहें प्रतिबिंब से हटी ही नहीं। कैमरा ढूंढ रहे हो? वो दीवारों में था ही नहीं, बच्चे, उसने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया। उसके हाथ में मौजूद दर्पण एक अर्धदिव्य कलाकृति थी जो उसे पिछले 6 महीनों में व्यक्तिगत रूप से देखी गई किसी भी जगह का विहंगम दृश्य दिखा सकती थी, चाहे वो जगह कितनी भी दूर क्यों न हो। और चूंकि एंटोनियो पिछले 6 महीनों में उस तहखाने में जा चुका था, इसलिए वो लियो द्वारा वहां की गई हर गतिविधि को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसने देखा कि लियो ने पूरे कमरे में कैमरों की तलाश करने के बाद अचानक तेजी से हरकत करते हुए कमरे में सबसे बाईं ओर स्थित कलाकृति की ओर दौड़ लगाई, और जब वो उसके पास पहुंचा तो रुका, फिर उस पर झुककर नीचे लगी विवरण प्लेट को पढ़ने लगा। एक तरफ तो सब ठीक लग रहा था, कुछ भी संदिग्ध नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अचानक हरकत में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। दौड़ना शुरू करने से ठीक पहले एक पल के लिए उसकी आकृति चांदनी रात में पानी की लहर की तरह असामान्य रूप से झिलमिलाती हुई प्रतीत हुई। एंटोनियो की प्रशिक्षित और पालौकिक दृष्टि में यह एक विभाजन जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन उसके हाथ में मौजूद दर्पण में प्रति सेकंड केवल 120 फ्रेम दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकता था कि वह क्या देख रहा है, जैसा कि वो तब होता जब वो इस घटना को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहा होता। नर्क। जैसे ही एंटोनियो थोड़ा आगे झुका, उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और दर्पण के किनारे को 2 बार थपथपाया। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। चारा पूरी तरह स्थिर रहा, कोई गड़बड़ी नहीं, अब और कोई अनियमित विभाजन नहीं होगा। फिर भी उसने जो कुछ देखा था वो स्पष्ट था। क्या मैं कुछ ज्यादा ही शंकालु हो रहा हूं? उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसकी आंखें अब तेज थीं। या फिर उस बच्चे ने कुछ शरारत करने की कोशिश की? वो काफी देर तक स्थिर बैठा रहा, अपने दिमाग में सभी संभावित विकल्पों का विश्लेषण करता रहा। फिर उसने आह भरी और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और दर्पण को धीरे से वापस उसके मखमली आवरण वाले आवरण में रख दिया। सावधानी बरतने में ही भलाई है, उन्होंने कहा और अपनी डेस्क के चारों ओर घूमने लगे। उनका लंबा कोट उनके बूटों के किनारों से छू रहा था। तिजोरी तक पहुंचने के लिए लिफ्ट की सवारी में काफी समय लगेगा, क्योंकि पहले उसे लॉबी में नीचे जाना होगा, फिर लिफ्ट नंबर 3 में जाना होगा और वहां से तहखाने के 5वें स्तर तक पूरी तरह नीचे उतरने में कम से कम 12 मिनट लगेंगे, जिसका मतलब है कि जब तक वह पहुंचेगा तब तक लियो तिजोरी से बाहर निकल चुका होगा। लेकिन एंटोनियो ने फिर भी जाने का फैसला किया। गिल्ड के उप गिल्ड मास्टर के रूप में उन्हें अपनी आंखों से यह सुनिश्चित करना था कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि अगर लियो वास्तव में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था तो संस्था को नुकसान पहुंचाने में सफल होने से पहले ही उसे दंडित किया जाना आवश्यक था। अध्याय 378 घबराहट। तहखाने का तलवी, तिजोरी के अंदर। टाइमर 27:03। लियो खाली चबूतरे के बगल में दुबक गया। उसकी हथेली के नीचे ठंडा माना ग्लास हल्की सी गुनगुना रहा था। उसने एक आखिरी गहरी सांस ली और अपने हाथ में काली चाबी की चेन को और कसकर पकड़ लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सक्रिय करने से मेरी सारी ऊर्जा खत्म नहीं हो जाएगी, लियो ने उम्मीद जताई और उसने धीरे धीरे फिर तेजी से चाबी के गुच्छे में माना शक्ति डाली, जब तक कि गोला उसकी त्वचा से टकराकर कांपने नहीं लगा, मानो कांच और बिजली के बीच फंसा हुआ कोई हमिंगबर्ड कांप रहा हो। ज़ज़ज़ज़ दरार। उस गोले से ऊर्जा की एक तीव्र लहर निकली और वो अंदर की ओर सिकुड़ गया, एक मरते हुए तारे की तरह अपने आप में सिमट गया, फिर एक मुट्ठी के आकार के एक छोटे घूमते हुए भंवर में स्थिर हो गया और अंततः एक अल्पकालिक आयामी पोर्टल के रूप में अपना अंतिम रूप ले लिया, जो बैंगनी और काले रंगों के साथ हल्की हल्की स्पंदन करता था। यही तो मेरा मौका है, लियो ने सोचा, और पोर्टल बनते ही उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपना दाहिना हाथ सीधे घूमते हुए छेद में डाल दिया। उसके विकृत स्थान से परे पहुंचते हुए एक अजीब जेल जैसी सनसनी उसकी त्वचा के उस हिस्से को ढक गई जो पोर्टल से होकर गुजर रहा था। ये गुदगुदी भरा और अपरिचित सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इस एहसास को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय दूसरी तरफ पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसकी उंगलियां जल्द ही धातु के किनारे को छू गईं। भगवान का शुक्र है, ऐसा लगता है कि मैंने पोर्टल का दूसरा सिरा सही ढंग से बनाया है, लियो ने राहत की सांस लेते हुए सोचा, और उसने धातु के फ्रेम के किनारे को कसकर पकड़ा और उसे अपनी पूरी ताकत से खींचा।
तेज हवा फ्रेम पोर्टल से ऐसे सरक कर गुजरा जैसे रेशम में तलवार। उसका बड़ा शरीर असामान्य रूप से सिकुड़कर छोटे से छेद से गुजरा और दूसरी तरफ से बाहर निकलते ही उसने अपना मूल आकार फिर से प्राप्त कर लिया। इससे एक मजबूत तार से जुड़ा हुआ एक पावर कोर था और सौभाग्य से लियो ने इसे इतनी गति से खींचा कि पावर कोर भी फ्रेम के साथ साथ खींच गया और दोनों वस्तुएं एक ही गति में बाहर निकल गईं, ठीक इससे पहले कि पोर्टल सिकुड़कर एक बिंदु बन जाए और गायब हो जाए। वहां पोर्टल का कोई अवशेष नहीं बचा था। इस बात का कोई निशान नहीं था कि वह कभी वहां था, क्योंकि लियो के हाथों में केवल फ्रेम, पावर कोर और जोड़ने वाला तार ही बचा था। अभी तक सब ठीक है, लियो ने आकलन किया और तेजी से झुककर अपने ठीक सामने स्थित चबूतरे के स्थिरीकरण तंत्र को सक्रिय कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप धुंधला चबूतरा हल्की सफेद रोशनी से जगमगा उठा और उसकी सतह पर बना गुरुत्वाकर्षण विरोधी चिन्ह सक्रिय हो गया। लियो ने दोनों हाथों से फ्रेम को उठाया और धीरे से उसे मैदान के अंदर रख दिया। गुरुत्वाकर्षण विरोधी क्षेत्र में पहुंचते ही फ्रेम भारहीन होकर बिल्कुल समतल अवस्था में तैरने लगा, मानो स्टैंड के जादू से वो हवा में लटका हुआ हो, जो किसी नट या बोल्ट से कहीं बेहतर तरीके से टिका हुआ था। लियो फ्रेम के लटकने के तरीके से संतुष्ट दिख रहा था। अब असली काम शुरू होता है, लियो ने बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाया। जैसे ही उसने पावर कोर से जुड़े तार को अलग किया और हवा में तैरते हुए फ्रेम के बगल में बैठ गया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने पावर कोर को पीछे की ओर लगे इंटीग्रेशन सॉकेट के पास लाया। बिल्कुल यही। स्लॉट 7 को कॉलम ए में डालें, पिन 2 को रिंग 5 और 6 के बीच स्लाइड करें, फिर तार को दक्षिणावर्त घुमाएं जब तक कि प्रतीक स्पंदित न होने लगे। उसकी उंगलियां तेजी से लेकिन सावधानी से काम कर रही थी, छोटे छोटे जोड़ों को शांत सटीकता के साथ जोड़ रही थी, जबकि उसके पीछे तिजोरी की टाइमर की हल्की टिक टिक गूंज रही थी। हर सेकंड उसकी नसों के लोहे के ड्रम पर गिरती पानी की एक बूंद की तरह था। इसी बीच गिल्ड मुख्यालय के भूतल की लॉबी में डिंग एंटोनियो अपने निजी लिफ्ट से बाहर निकले, अपने कोट का कॉलर ठीक करते हुए। संगमरमर की टाइलों से सजी लिफ्ट की लॉबी ने हमेशा की तरह अपनी भव्यता के साथ उनका स्वागत किया। बिना रुके उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी आस्तीन के कफ के नीचे छिपे एक बटन पर हल्के से टैप किया। साथ ही उसने एक अजीब सी दिखने वाली पिन निकाली और उसे लिफ्ट नंबर 3 के पार सरकाकर उसे खोल दिया। खुला उसका दरवाजा बिना आवाज किए खुल गया। एंटोनियो अंदर दाखिल हुआ और अपनी बाहें मोड़ ली। उसके चेहरे के भाव भावहीन थे, जैसे ही उसने अंदर मौजूद एकमात्र बटन दबाया जो उसे तहखाने के स्तरवी तक ले गया। तिजोरी कक्ष, टाइमर, शाम के 6:44। लियो ने अंतिम पिन को पावर कोर में सही जगह पर लगाया और इंतजार करने लगा। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। क्लिक फ्रेम पर एक हल्की नीली रोशनी दौड़ गई, जो इस बात का संकेत थी कि एकीकरण सफल हो गया था। हालांकि केवल पावर कोर को एकीकृत करना ही पर्याप्त नहीं था, उसे आगे स्थिरीकरण प्रक्रिया शुरू करनी थी। इसलिए उसने एक एक करके स्थिरीकरण नोड्स को दबाना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने आर्गो के निर्देश पत्र से याद किया था। एलिवेटर शाफ्ट मध्य उतर आई। एंटोनियो खाली निगाहों से आगे देखता रहा, जबकि लिफ्ट प्रबलित माना कंक्रीट की परतों के बीच से नीचे की ओर धीमी आवाज के साथ उतरती जा रही थी। तहखाने के 5वें स्तर तक पहुंचने में 12 मिनट का समय लगता था, जिसमें तिजोरी तक जाने वाले 1 मिनट के गलियारे का सफर शामिल नहीं था। उसके विचार बार बार उस टिमटिमाहट की ओर लौट रहे थे जो उसने देखने वाले दर्पण में देखी थी, और वो इस बारे में अपने अपने अनुमान लगा रहा था कि वह क्या हो सकता है। शरीर का 2 हिस्सों में बंट जाना क्लोनिंग तकनीक का परिणाम हो सकता है, या फिर यह इतनी तेजी से चलने का परिणाम हो सकता है कि दर्पण उसकी गति को पकड़ नहीं पाया और इसके बजाय उस संक्षिप्त क्षण के लिए उसे एक ही समय में 2 स्थानों पर दिखा दिया। उसने अपने जबड़े को कसते हुए और अपनी उंगलियों को बगल में मोड़ते हुए सिद्धांत गढ़ा, इस लिफ्ट की सवारी में बहुत ज्यादा समय लग रहा है। तिजोरी कक्ष, टाइमर, दोपहर के 2:52। लियो के हाथ तेजी से चल रहे थे। वो सही एक्टिवेशन सीक्वेंस बटन दबा रहा था, ताकि जब पोर्टल को दूर से एक्टिवेट किया जाए तो उपयोग के दौरान वो हिले या अस्थिर न हो जाए। अब आखिरी ट्रिगर का समय आ गया है, उसने सोचा, और बहुत सावधानी से कोर के केंद्रीय प्रतीक पर दबाव डाला। बज़ क्लिक, एक धीमी गूंज बाहर की ओर फैल गई। पोर्टल अभी सक्रिय नहीं था, लेकिन फ्रेम अब पूरी तरह से ऑनलाइन, स्थिर और पंथ द्वारा दूरस्थ सक्रियण के लिए तैयार था, जिसमें 22 मिनट की डकैती की अवधि के लिए पर्याप्त शक्ति थी। वस्तु का विवरण, एक उच्च श्रेणी का त्वरित दूरसंचार उपकरण। लियो ने चबूतरे का विवरण टाइप किया, क्योंकि उसने फ्रेम को कमरे में मौजूद एक और खजाने के रूप में छिपा दिया था। इस बीच बेसमेंट लेवल जब एंटोनियो छिपी हुई लिफ्ट से बाहर निकला तो उसके बूटों की आवाज पॉलिश किए हुए स्टील के फर्श पर गूंज उठी। बैंगनी रंग के निशान वाले 2 पहरेदार अपनी जगह से हिले नहीं, लेकिन जब वो उनके पास से गुजरा तो उनमें से एक ने उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसकी चाल शांत थी, लेकिन उसका मन दृढ़ विश्वास से भरा हुआ था। वो काफी जल्दी ही मजबूत गलियारे में पहुंच गया,
लियो की तरह उसे किसी सुरक्षा जांच से नहीं गुजरना पड़ा और वो तेजी से तिजोरी के दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही तिजोरी का दरवाजा दबाव मुक्त हुआ, उसने अपनी हथेली को प्रतीक चिन्ह वाले पैनल पर रख दिया। तिजोरी कक्ष, टाइमर 12:58। लियो, जो अभी भी अदृश्य था, अपने क्लोन से कुछ कदम दूर खड़ा था। तभी अचानक तिजोरी के दूसरी तरफ से दबाव कम होने की सरसराहट सुनाई देने लगी, जिससे उसका दिल घबराकर गले तक आ गया। ये क्या बकवास है, उसने गुस्से में बड़बड़ाया। घबराहट ने उसके शरीर की हर मांसपेशी को जकड़ लिया। फिर अचानक उसे होश आया। थोड़ा सा वो अपनी पूरी गति से भागा, इस उम्मीद में कि कमरे की जांच करने से पहले उसके पास क्लोन को बदलने के लिए पर्याप्त समय होगा, क्योंकि उन कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो एक बार फिर समय स्थिर दुनिया के पुजारी और चांदी के कवच वाले योद्धा से भाग रहा हो, क्योंकि उन कुछ पलों के लिए समय उसके लिए अनंत रूप से खिंचा हुआ प्रतीत हुआ। ये कौन हो सकते हैं और ये बिना सूचना दिए यहाँ क्यों आए हैं, उसने सोचा, और तिजोरी के प्रवेश द्वार पर नजर रखते हुए उसने किसी के अंदर आने से पहले क्लोन को बदलने के लिए एक बड़े दांव में स्टॉर्मफ्लैश ट्रेवर्स का इस्तेमाल किया। अध्याय 379 बाल बाल बचना। तिजोरी के दरवाजे के ठीक बाहर एंटोनियो के दृष्टिकोण से द्वार पूरी तरह खुला भी नहीं था कि एंटोनियो आगे बढ़ा। उसने एक ऐसे व्यक्ति की संयमित शांति के साथ दहलीज पार की जिसे अपनी आंखों से ज्यादा अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करना सिखाया गया था। उसकी अलौकिक दृष्टि ने तिजोरी कक्ष को एक धीमी चाप में स्कैन किया। हर हलचल, तापमान में हर परिवर्तन, हवा में असामान्य रूप से मंडराते माना के हर निशान का विश्लेषण किया। हूँ वाइस गिल्ड मास्टर, लियो ने आश्चर्य का दिखावा करते हुए पूछा। उसकी आवाज सहज थी और वह आधे मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति की ओर मुड़ा, मानो दुनिया में कुछ भी असामान्य न हो। एंटोनियो ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें पहले चारों ओर घूमती रहीं, कोनों की जांच करती रहीं, परछाइयों की जांच करती रहीं, सांस, दिल की धड़कन या गर्मी के संकेतों की जांच करती रहीं। मूल रूप से ऐसी हर चीज की जांच करती रहीं जो दूसरे शरीर या क्लोन की उपस्थिति का संकेत दे सके। लेकिन उसे सतह पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिससे वो पहले से कहीं अधिक सतर्क हो गया। कुछ पसंद आया? चुनने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है, उसने लियो की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। लियो के माथे पर पसीने की हल्की सी चमक थी, जो सूक्ष्म थी लेकिन अदृश्य नहीं थी, जिससे एंटोनियो को यह संकेत मिला कि वो चिंतित था। उसके सीने में हल्की सी फड़फड़ाहट भी थी, जिससे उसकी स्थिर सांसें महज एक बनावटी अभिनय साबित हो रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो वो शांत दिखने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हो। अंत में एंटोनियो ने कहा, तुम चिंतित लग रहे हो। उसकी आवाज शांत, धीमी और बनावटी रूप से दोस्ताना थी। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे कमरे के चारों ओर घूम रहा था। उसकी नजरें एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आलस से घूम रही थी। सब ठीक है? मैं ठीक हूँ, लियो ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आवाज पहले जैसी ही सहज थी, हालांकि थोड़ी ज्यादा उत्साहित थी, मानो वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हो। मुझे बस इस बात की चिंता थी कि टाइमर खत्म होने से पहले ही ऑक्सीजन खत्म न हो जाए, लेकिन आपके यहाँ आने से शायद मुझे कुछ और मिनट मिल जाएंगे। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद कुछ ज्यादा ही मुस्कुराते हुए, जिससे एंटोनियो का संदेह और गहरा गया। नल नल एंटोनियो के जूते मन से चमकीली फर्श पर क्लिक करते हुए उस कोने की ओर चले गए जो चबूतरे के पास था, जहां लियो चाबी का गुच्छा लेने के लिए पहले झुका था। वहां आकर वह रुक गया, अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे नाक से सांस ली। उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था। यहां पाद मारोगे, स्काईशेड? एंटोनियो ने सीधे चेहरे से पूछा, जबकि लियो का चेहरा इस सवाल पर भावहीन हो गया, क्योंकि उसने जवाब न देने का विकल्प चुना। एंटोनियो ने एक पल के लिए अपनी निगाहें टिकाए रखी, फिर उन्हें जाने दिया और उसी शांत चाल से आगे बढ़ गया। हालांकि अब उसका रास्ता धीरे धीरे कक्ष के दूर छोर की ओर मुड़ गया, जहां फ्रेम अपने नए चबूतरे पर चुपचाप तैर रहा था। लियो की सांस थोड़ी सी अटक गई, उसकी निगाहें एंटोनियो के हर कदम पर टिकी हुई थीं। उस कमीने को कुछ गड़बड़ होने का शक है, उसे इस पल एहसास हुआ, क्योंकि वो चुपचाप अपने दिमाग में अपनी वर्तमान स्थिति से तिजोरी के दरवाजे तक एक सीधी रेखा में एक व्यवहार स्टॉर्मफ्लैश ट्रेवर्स मार्ग की रूपरेखा तैयार करने लगा, क्योंकि वो सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, वो शांत और सधे हुए कदमों से चलता रहा, बीच बीच में रुककर खजाने का एक टुकड़ा तो एक चमकता हुआ अवशेष देखता रहा। जैसे जैसे वो तिजोरी के पूरे घेरे का चक्कर लगाता गया, उसकी निगाहें हमेशा लियो पर टिकी रहती थीं। कुछ सेकंड बीत गए और जैसे जैसे एंटोनियो फ्रेम के करीब आता गया, लियो के दिल की धड़कन तेज होती गई, हालांकि उसकी नकली मुस्कान बरकरार रही। कृपया चुप रहो, कृपया चुप रहो, बस इसके पास से गुजर जाओ, उसने हताशा से प्रार्थना की, और उसकी मौन राहत के लिए एंटोनियो ने ठीक वैसा ही किया। चबूतरे के पास रुके बिना ही वो ऐसे चलता रहा मानो वो फ्रेम कई महत्वहीन, अनदेखी वस्तुओं में से एक और कलाकृति हो जो उसके ध्यान देने योग्य ना हो।
धीरे धीरे वो कक्ष का चक्कर लगाकर वापस वहीं लौट आया जहां लियो खड़ा था। अभी भी समय है, एंटोनियो ने धीमी आवाज में कहा और आगे बढ़ गया। मैंने बीच में दखल दिया, इसलिए आप कुछ मिनट और ले लीजिए, लेकिन समय पर वापस आ जाना। मैं टाइमर को 15 पर रीसेट कर दूंगा। दरवाजे से बाहर कदम रखने से ठीक पहले उसने कहा, जैसे ही दरवाजा उसके पीछे फिर से बंद होने लगा। दबाव की सरसराहट पूरी ताकत से लौट आई क्योंकि आंतरिक टाइमर वापस दोपहर के 3 बजे पर आ गया। अरे यार, बाल बाल बच गए, लियो ने सोचा और उसने राहत की सांस ली, जो उसे पता ही नहीं था कि वो रोके हुए था। हाँ, तारानकन उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और अंत में अपनी मांसपेशियों को थोड़ा आराम दिया, क्योंकि उसके सीने में एड्रेनालाइन का परिचित प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगा था। मिशन पूरा हो गया था और यहां तक कि वाइस गिल्डमास्टर को भी कुछ गड़बड़ होने का शक नहीं हुआ, क्योंकि चबूतरे के ऊपर फ्रेम लगाने का उनका फैसला शानदार ढंग से सफल रहा था। इसका मतलब है कि मैं बच गया। अगर एंटोनियो ने मुझे नहीं पकड़ा तो शायद मैं जिंदा बच जाऊंगा। लियो को यह एहसास हुआ, क्योंकि अब जब सारे दायित्व और खतरे टल गए थे, तभी उसने आखिरकार तिजोरी के अंदर रखी चीजों का निरीक्षण करने के लिए मुड़ा, ये जानते हुए कि कम से कम अगले कुछ मिनटों के लिए वो सामान्य व्यवहार कर सकता है। इसी बीच तिजोरी के ठीक बाहर एंटोनियो। तिजोरी के दरवाजे से बाहर निकलने के बाद एंटोनियो ने गहरी भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उसने अपने बगल में खड़े सलामी देते हुए गार्डों की ओर मुड़कर भी अभिवादन नहीं किया। क्या मैं उस लड़के पर बेवजह ही शक कर रहा हूं? एंटोनियो ने सोचा और यह सोचने की कोशिश की कि क्या उसे तिजोरी के अंदर कुछ आपत्तिजनक लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं लगा। फिर भी लियो के चेहरे के भावों में कुछ ऐसा था जो ऊपर से शांत तो लग रहा था, लेकिन अंदर से थोड़ा बनावटी सा था, और वह भाव उसके दिमाग के पिछले हिस्से में एक ऐसे कांटे की तरह चुभता रहा जिसे वह निकाल नहीं पा रहा था। ये सुनिश्चित कर लो कि वो सिर्फ एक ही सामान लेकर बाहर जाए, उसने गार्डों की ओर देखे बिना सपाट स्वर में कहा। उसकी अच्छी तरह से जांच करो, मुंह, गला और सब कुछ। फिर बिना कुछ और कहे वो चला गया। उसके विचार एक ऐसे चक्र में उलझे हुए थे जिसे वो खुद भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि क्या वो उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत ज्यादा शंकालु होता जा रहा है। क्योंकि बाद में सोचने पर तिजोरी तक की पूरी यात्रा एक व्यर्थ का भटकाव साबित हुई, जिसमें 12 मिनट बर्बाद हो गए, और उससे उसे एक ऐसी अंतर्भावना के अलावा कुछ नहीं मिला जिसे वो दूर नहीं कर सका। अध्याय 380। आखिर सारा हंगामा किस बारे में था? तिजोरी कक्ष, टाइमर, दोपहर के 2:59। एंटोनियो के चले जाने के बाद लियो खजाने के कमरे में अकेला खड़ा था, और आखिरकार उसने अपनी नजरें उस कक्ष पर घुमाई जिसमें घुसपैठ करने के लिए उसने अभी अभी सब कुछ दांव पर लगाया था। हर जगह खजाने ही खजाने थे, हर आकार और प्रकार की कलाकृतियां, कुछ चमकती हुई, कुछ धुंधली और प्राचीन, लेकिन दो वस्तुएं तुरंत उसका ध्यान आकर्षित कर गईं, क्योंकि पूरे कमरे में, जबकि बाकी सभी खजाने उसके लिए सुलभ और खुले थे, केवल 2 खजाने ऐसे थे जो मजबूत माना कांच की कई परतों के पीछे सील थे, जिन्हें वो छू या खोल नहीं सकता था। और इसी कारण वो सबसे पहले उनकी ओर बढ़ा। उसके बूटों की हल्की सी आवाज निर्मल फर्श पर गूंजती रही, जब तक कि वो पहली सीलबंद वस्तु के सामने आकर रुक नहीं गया। दुष्ट पंथ ड्रैगन, नोआ का रक्त, एक शीशी जो उसकी छोटी उंगली से भी छोटी थी, एक मजबूत सुरक्षा घेरे के केंद्र में धीरे से तैर रही थी। उसका तरल अभी भी चमकीला लाल था, जिसमें सोने के सूक्ष्म घुमाव थे जो जमने से इनकार कर रहे थे, मानो वो जीवित हो। वो रक्त किसी नश्वर प्राणी के रक्त जैसा नहीं लग रहा था, उसकी बनावट तरल रूप में मौजूद धुएं के समान थी। मुझे आश्चर्य है कि इसे सील क्यों किया गया है, लियो ने सोचा, क्योंकि कांच से निकलने वाली सुरक्षात्मक आभा ने उसे बिना छुए ही सिहरन पैदा कर दी थी। जहां तक मृतकों के रक्त को एकत्रित करने के बारे में उनके ज्ञान का सवाल है, ये या तो किसी व्यक्ति का क्लोनिंग करने के लिए उपयोगी था, या फिर उनकी वंशानुगत शक्तियों को प्राप्त करना उपयोगी हो सकता था। हालांकि वो दोनों के लिए सटीक प्रक्रिया के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए वो दूसरे बंद बक्से की ओर बढ़ गया। असाधारण हत्यारे से संबंधित स्क्रॉल, दुष्ट पंथ ड्रैगन नोआ से प्राप्त। ये सीलबंद डिब्बा शीशी के चारों ओर वाले डिब्बे से अलग था, क्योंकि इसके चारों ओर सुरक्षात्मक कांच की केवल कुछ परतों के बजाय लियो ने इसमें कम से कम 7 परतें गिनी। वो स्क्रॉल बिना हिले डुले खुला हुआ हवा में लटका हुआ था, और गुरुत्वाकर्षण विरोधी जादू द्वारा निरंतर रहस्योद्घाटन की स्थिति में था। लियो और करीब आया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपना सिर झुकाकर स्क्रॉल की सामग्री को पंक्ति दर पंक्ति पढ़ना शुरू कर दिया। प्राचीन बोली के बावजूद प्रत्येक अक्षर उसे तुरंत स्पष्ट हो गया। सामयिक बदलाव, सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों में उस तकनीक का नाम लिखा हुआ था। यह एक ऐसी शारीरिक गतिविधि थी जो संभावनाओं की सीमाओं को पार कर जाती थी। उस लेख में प्रकाश की आधी गति के करीब की गति, गतियों के बीच अंतरिक्ष को मोड़ने, दृष्टि, बोध या यहां तक कि कारण और प्रभाव से भी तेज गति से आगे बढ़ने की बात कही गई थी।
हर लिहाज से यह अब तक का सबसे जटिल और चौंका देने वाला युद्धाभ्यास था जो उन्होंने कभी देखा था। लेकिन फिर सीमाएं सामने आ गई। इसके लिए दिव्य सार की आवश्यकता थी, जो एक प्रकार की ऊर्जा है जो वर्तमान में उसकी पहुंच से परे है। कोई भी ऊर्जा शक्ति इतनी तेज गति को संभाल नहीं सकती। किसी भी नश्वर शरीर की हड्डियां इतना घर्षण सहन नहीं कर सकती। कोई भी सामान्य चेतना इसे निर्देशित नहीं कर सकती। केवल एक सम्राट या उससे भी उच्च कोटि का योद्धा ही इस तकनीक का उपयोग करने और जीवित बचकर कहानी सुनाने की उम्मीद कर सकता है। लियो ने महसूस किया, फिर भी वो पढ़ना जारी रखता रहा। उसके शरीर की हर मांसपेशी अवचेतन रूप से उस स्क्रॉल पर उकेरी गई मुद्राओं, प्रवाह आरेखों, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी श्वास तकनीक और उच्च गति संपीड़न मुद्राओं को आत्मसात कर रही थी। उसे 5 मिनट लगे। 5 मिनट का मौन, एकाग्रचित समय, जिसमें उसने पूरी एकाग्रता से उस पांडुलिपि के हर एक इंच का अध्ययन किया, मानो वो ज्ञान को अपनी रगों में अंकित कर रहा हो। और फिर उसने आखिरी पंक्ति देखी, ग्रेटर दैन। इस तकनीक को केवल वही लोग अंजाम दे सकते हैं जो रक्त के माध्यम से टाइमलेस असैसिन से संबंधित हों। लियो ने पलकें झपकाई, फिर एक पल और घूरता रहा। वो पंक्ति उसके पीछे टिक टिक करती घड़ी की आवाज से भी ज्यादा जोर से गूंज रही थी। तो इसीलिए इसे बंद करके रखा गया है और यह डुप्रवेल नूना के निजी शस्त्रागार में नहीं है, उसे एहसास हुआ, क्योंकि सम्राट डुप्रवेल भी अपनी सारी शक्ति के बावजूद इसका उपयोग नहीं कर सकता था। यह सिर्फ ताकत या संस्कार का मामला नहीं था, बल्कि वंश और विरासत का मामला था। तो ये था वो सारा हंगामा। लियो ने फुसफुसाते हुए कहा, शेखी बघारने के अंदाज में नहीं बल्कि गंभीरता से स्वीकार करते हुए, जैसे ही वो धीरे धीरे पीछे हटा और तिजोरी के बाकी हिस्से की ओर मुड़ा। 9:50 दूर से आती हुई घड़ी की सुई चमक रही थी और अब आंकड़े तत्परता की मांग कर रहे थे। लियो ने धीरे से सांस ली और वस्तुओं की अगली पंक्ति की ओर बढ़ा, ये जानते हुए कि उसके पास अपनी यात्रा के अगले चरण में मदद करने वाली कोई चीज चुनने के लिए केवल कुछ ही मिनट बचे हैं। वो जितना हो सके उतना स्कैन करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वो तेजी से पढ़ता था, शून्य सन्यासी की आत्मा लालटेन। एक सीलबंद लालटेन जो 10 मील के दायरे में किसी भी मृत प्राणी के आभा पथ को प्रकट कर सकती थी। ये दिन में एक बार काम करती थी और हर बार सक्रिय होने पर उपयोगकर्ता के शरीर की सारी ऊर्जा को जला देती थी। स्पेलब्रेकर मोम का दस्ताना, जंग लगे रंग का एक दस्ताना जिस पर टूटे हुए प्रतीकों की नक्काशी थी। इसे पहनने वाले को हर घंटे एक जादुई संरचना को निष्क्रिय करने की शक्ति मिलती थी, चाहे वह अवरोध हो, जादू हो या भ्रम, उसे नंगे हाथों से कुचलकर। बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन, चांदी काले रंग की स्याही की एक शीशी, जो आपकी पसंद के किसी भी जानवर के साथ शाश्वत अनुबंध करने में सक्षम है, केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। इसे रद्द नहीं किया जा सकता। जानवर और स्वामी की आत्मा को हमेशा के लिए एक कर देता है। 7वें झूठ का दर्पण, एक हाथ के आकार का दर्पण जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने बारे में बोले गए सबसे बड़े झूठ को उजागर करता है। साइलेंट रीपर का लबादा, हवा से भी हल्की सामग्री से बना एक सादा धूसर चोला, चलते समय पूर्ण मौन प्रदान करता है, कदमों की आहट और दिल की धड़कन की आवाज को दबा देता है और उपयोगकर्ता को बिना किसी की नजर में आए छोटी मोटी बाधाओं को पार करने की अनुमति देता है। लियो की निगाहें एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर घूम रही थीं, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में दुर्लभ, विचित्र और घातक थी। और फिर भी जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, उसे यह एहसास होने लगा कि उसने जिन शुरुआती वस्तुओं को देखा था, उनमें से कोई भी उसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थी, और वो सही वस्तु की तलाश में बेचैनी से इधर उधर भागने लगा। अरे यार, इन सारे खजानों में से कुछ तो ऐसा होगा जो अरबों एमपी के लायक हो, और शायद ब्रह्मांड में अपनी तरह का इकलौता ही हो। लियो ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, हर धड़कन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि यह चुनाव केवल मूल्य के बारे में ही नहीं था, यह एक ऐसी वस्तु को खोजने के बारे में था जो उसकी लड़ने की शैली, उसकी सहज प्रवृत्ति और उन सभी चीजों के अनुरूप हो जो उसे विशिष्ट रूप से खतरनाक बनाती थी, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो उसे पंथ में शामिल होने की अराजकता से निपटने में मदद करे और उसके जीवित रहने की संभावनाओं को नाटकीय रूप से बढ़ा दे। अध्याय 5/6 का सामूहिक प्रकाशन। संरक्षक AC किंग 137 को उनके 5000 कॉइन के दान के लिए विशेष धन्यवाद।